बहुत ही हैवी वीडियो होता है यार, इसमें नेट पे चलेगा नहीं। ओबीएस पे चल जाएगा। हाँ ओबीएस पे चल जाएगा। ओबीएस पे चल जाएगा ना। नेट सेम है अलग अलग है? सेम है। तो फिर ये गड़बड़ क्यों हो रही है? नीचे चल रहा है। हाँ यहाँ पे लाइट का इशू कब से होने लग गया इतना? ये आज हो गया, वैसे कभी होता नहीं। हाँ वही तो। पूछता हूँ क्या कुछ काम चल रहा है। देखो नहीं ना। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास। चलो हो गया। हाँ बेसिक हो जाएगा। चलो अच्छा फिर ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है। उसमें इंटरनेट का साइन आ रहा है ना? इंटरनेट का साइन तो आ रहा है यार, वो तो मतलब चल ही रहा हाँ तो था बेसिक सब। पे लगा लीजिए, हो जाएगा। ठीक है चलो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ ओके 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 चलो बाय। स्क्रीन थोड़ी सी ठीक नहीं दिख रही है, क्या हो गया? अरे उसके ऊपर ये जम गया, उसको आगे से साफ करना पड़ेगा। फॉग जम गया है कुछ फड़का, यही है ना? यस सो हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी आई। यार थोड़ा सा ना लाइट का इशू था आज, इसकी वजह से डिले हो गया। आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट आई होप आई एम विजिबल एज वेल एज ऑडिबल। एक बार बस ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी को कंफर्म कर लेना। कुछ हैवी शॉर्टेज हो गया लगता है लाइट का यहाँ पे, सुबह से थोड़ी सी लाइट का इशू है। ओके बट इन एनी केस ओके, जस्ट एक बार कंफर्म कर लेना ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी ठीक है। ओके यू नीड टू टाइप इट आउट, ऑडिबल एंड विजिबिलिटी ठीक है कि नहीं है? ओके हाँ ये ठीक है। हाँ ओके यस राइट, इट्स ओके राइट, परफेक्ट गुड। नहीं नहीं पहले वाला ही ठीक था, कम करो इसको। हाँ और कम करो, हाँ ठीक है। हाँ yes okay, so apologies for the delay again. Okay we'll move ahead in a minute, let other people also join in. Meanwhile अगर आपके कोई डाउट रहेंगे from the previous session you will let me know guys, ठीक है? so anything till here so far, अगर कोई डाउट रहेगा तो फिर बताओगे। okay take a minute, let other people also join in, and फिर कुछ डाउट अगर रहेंगे आपके तो फिर बताओगे, ठीक है? yes हाँ ओके यस गाइस, एनीथिंग टिल हियर सो फार? ठीक है अगेन अपोलॉजीज फॉर द डिले, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम। नहीं 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 चालू रखो चालू रखो, ठीक है? इट्स ओके वो आ जाएगी यार, थोड़े टाइम में तो आ ही जानी चाहिए। नहीं हुई तो ठीक है, आई विल मैनेज, नॉट एन इशू एट ऑल, ठीक है? हाँ ओके यस हाँ ठीक है यस क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर राइट, परफेक्ट गुड। एनीथिंग गाइस, कुछ और अगर डाउट रहेंगे तो बताओगे। ओके यस परफेक्ट गुड, ठीक है। कल की क्लास का रिवीजन मैं नहीं देने वाला, राइट? वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम टू रिवाइज ईच एंड एवरी डे प्रीवियस क्लास, राइट? हमारे पास टोटल 140 160 लेक्चर्स है। इट विल बिकम वेरी मच हेक्टिक फॉर मी एज वेल एज फॉर यू अगर मैं हर एक क्लास में आपको प्रीवियस क्लास के रिवीजन देते बैठा तो, ठीक है? सो इट वॉन्ट हैपन, ठीक है? देर आफ्टर पीटीआई में मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होने वाली है, तो स्किप करवाए करे या स्किप कर लेना उसको, राइट? वी आर गोइंग टू स्टडी एवरीथिंग इलेबोरेटली ओवर हियर इटसेल्फ। तो फिर डबल डबल क्यों करना ना यार, हम लोगों को डबल डुप्लीकेशन ऑफ द एफर्ट नहीं करेंगे। ओके शरीफ
देयर आफ्टर सर 720p ऑप्शन नॉट कमिंग। ये इसी वजह से बिकॉज आज हमारे लेवल पे ही थोड़ा सा इशू है टेक्निकल, कुछ लाइट नहीं है एक्चुअली यहाँ पे ना सुबह से, तो उसकी वजह से हुआ कि हमारा जनरेटर का जो बैकअप था वो भी खत्म हो गया सारा का सारा, एंड उसकी वजह से थोड़ा सा हम लोगों ने अभी स्टैंडर्ड इसके ऊपर जो है बेसिकली चालू करवाया मैंने, ठीक है। तो स्टैंडर्ड है, इसकी वजह से वो आपको बेसिकली 720p के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है, पर जैसे अगर लाइट आती है या फिर दे आर वर्किंग ऑन इट, तो अगर कुछ हो जाता है तो I'll just basically shift it to the HD लेवल वाला वीडियो, ओके। यस, देयर आफ्टर फिर ओके ओरिएंटेशन के कितने, एज आई टोल्ड यू टिल थर्सडे तक ओरिएंटेशन चलेंगे हमारे, राइट। एनीथिंग एल्स गाइस, और कुछ अगर डाउट रहेगा फ्रॉम द प्रीवियस सेशन देन यू विल लेट मी नो नाउ, ओके। सो एनीथिंग टिल हियर सो फार, और अगर कोई डाउट रहेगा आपका तो बताओगे, अदरवाइज विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो एनीथिंग, टेक अ मिनट अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो। यस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस, ओके। गुड, क्लियर है सब कुछ, नो इश्यूज। चलो, नो डाउट, आई विल मूव फॉरवर्ड देन, आगे बढ़ लेते हैं फिर धीरे धीरे। चलो गुड, अगर कोई डाउट रहेगा आपका मीनवाइल यू विल कीप ऑन टाइपिंग इट, ठीक है। अब बेसिकली हम लोगों ने कल वाला जो लेक्चर जो है उसमें कुछ हिस्टोरियोग्राफी रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स है उनको कवर अप किया था। सो वी हैड सीन कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द हिस्टोरियोग्राफी, और ये हिस्टोरियोग्राफी जो है बेसिकली एग्जैक्टली चलती कैसे है। सो जस्ट या इट्स ओवर हियर। तो हिस्टोरियोग्राफी जो है जो हम लोगों ने कल देखी थी उसका अगेन थोड़ा सा एक बेसिक एस्पेक्ट विल कवर अप। तो हिस्टोरियोग्राफी का मतलब क्या होता है, तो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द हिस्टोरियोग्राफी। तो हिस्टोरियोग्राफी मतलब आर्ट ऑफ राइटिंग हिस्ट्री, एंड ये जो आर्ट ऑफ राइटिंग हिस्ट्री जो हम लोगों ने पहले भी देखी थी दैट इज बेसिकली, एक मिनट रवि रवि आवाज बंद, हाँ ठीक है। यस, तो हिस्टोरियोग्राफी एग्जैक्टली आवाज ठीक है, हाँ। तो हिस्टोरियोग्राफी जो है बेसिकली इट इज नथिंग बट एन आर्ट ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। इन ये आर्ट ऑफ राइटिंग हिस्ट्री में भी हम लोगों ने देखा था कि अर्लीस्ट वर्जन ऑफ आवर हिस्ट्री वाज गिवन टू अस बाय द कॉलोनियल हिस्टोरियन, एंड कॉलोनियल हिस्टोरियंस का एक बायसनेस हम लोगों को दिखाई दिया है कि दे हैड रिटन हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ब्रिटेन, एंड जब आप ब्रिटेन के पर्सपेक्टिव से लिखोगे तो आपको ब्रिटेन का रोल जस्टिफाई भी करना पड़ेगा, एंड इन ऑर्डर टू जस्टिफाई इट इन्होंने बेसिकली व्हाइट मैन्स बर्डन या फिर व्हाइट मैन्स सुपीरियरिटी जो है उसके ऊपर हमेशा से क्या किया था, फोकस किया था। वैसे फिर इनके काउंटर में इंडिया में एक और ट्रेंड आया दैट इज बेसिकली नेशनलिस्ट वर्जन ऑफ द हिस्ट्री। ये नेशनलिस्ट वर्जन ऑफ द हिस्ट्री जो थी दे वर इंस्पायर्ड बाय द नेशनल लीडर्स। कौन से नेशनल लीडर थे, तो हम लोगों ने देखा भी था इसमें कि इनिशियल लेवल पे सोशल रिफॉर्मर, फिर मॉडरेटर, देयर आफ्टर एक्सट्रीमिस्ट लीडर, एंड देयर आफ्टर इवन वी कैन टॉक अबाउट रेवोल्यूशनरीज। ये सारे ही लोगों ने ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज करना इंडिया में चालू किया, ब्रिटिश वर्जन ऑफ हिस्ट्री जो आ रहा था उसको भी क्रिटिसाइज करना चालू किया। सम ऑफ देम हार्क बैक अपॉन द ग्लोरियस पास्ट ऑफ द एंशिएंट इंडिया, जैसे विनायक दामोदर सावरकर हो सकते हैं या फिर इवन लोकमान्य तिलक हो सकते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, इंडिया में एक सेंस ऑफ प्राइड इंस्टिल करने की कोशिश की, और उन्हीं से इंस्पायर होकर ये नेशनलिस्ट हिस्टोरियन ने इंडिया का जो एंशिएंट पास्ट जो वो लिखना चालू कर दिया। एंड ये जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन जो है इन्होंने जब एंशिएंट पास्ट के ऊपर फोकस किया तो इन्होंने भी एक गलती कर दी कि दे बेसिकली फोकस्ड अपॉन हिंदू रिलीजन एक्सेसिवली, एंड यही हिंदुइज्म या फिर हिंदू रिलीजन का जो है इन्होंने इलैबोरेट फायदा करवाया इंडिया को, कैसे, तो बाय ब्रिंगिंग हिंदू एलिमेंट इनटू द नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स। तो जैसे गांधी जी राम राज्य की बात करेंगे, वैसे ही लोकमान्य तिलक या फिर विनायक दामोदर सावरकर भारत माता की बात करेंगे। तो ये सारे जो कंसेप्ट है दोज वर एलियन टू द इस्लामिक रिलीजन, बट एट द सेम टाइम हिंदू रिलीजन को एक नेशनलिस्टिक बनाने का काम जो है ये सारे लोगों ने किया। एंड फिर इन्हीं से एसोसिएटेड जो हिस्टोरियंस जो है नेशनलिस्ट लीडरशिप से एसोसिएटेड, उन्होंने अपनी किताबें भी लिखी, उन्होंने भी इंडिया के एंशिएंट पास्ट के ऊपर ही हमेशा से क्या किया है, फोकस किया हुआ है। एंड ऐसा जो नेशनलिस्ट वर्जन ऑफ द हिस्टोरियोग्राफी जो है उसका हमेशा से ये ड्रॉबैक भी रहा है कि उन्होंने बेसिकली इंडिया में क्या करवा दिया, देन ऑब्वियसली हिंदू नेशनलिज्म जो है वो डेवलप करवा दिया। ये हिंदू नेशनलिज्म जैसे ही डेवलप्ड हो गया देन प्रॉब्लम क्या हुआ, देन ऑब्वियसली इस वजह से जो नॉन हिंदू रिलीजन है इंडिया में, ऐसा नहीं है ना कि इंडिया में सिर्फ हिंदू रिलीजन ही है, हिंदुओं के अलावा भी मल्टीपल अदर रिलीजन्स आर देयर, देन व्हाट अबाउट दोस पीपल।
आपने कभी क्रिश्चियन रेवोल्यूशनरी देखा हुआ है क्या? आपने कभी पारसी रेवोल्यूशनरी इंडिया में देखे है क्या? आपने वैसे ही कभी बुद्धिस्ट या फिर जैन रेवोल्यूशनरी इंडिया में देखे हैं क्या? मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको जो इवन रेवोल्यूशनरीज या फिर नेशनलिस्ट लीडर जो दिखाई देंगे वो हिंदू रिलीजन के ही दिखाई देंगे, एंड विद इन हिंदू रिलीजन अपर जाति अपर वर्ण के ही दिखाई देंगे। तो ये क्यों है? बिकॉज थिंग्स वॉज डेवलप्ड और थिंग्स वेर डेवलप्ड इन दैट पर्सपेक्टिव ओनली, जिसके ऊपर लेटर ऑन बात भी करेंगे, बट उसमें ये जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन है उनका हमेशा से एक बड़ा हाथ रहा है। एंड एज वी हैव डिस्कस इन यस्टरडेज लेक्चर कि अल्टीमेटली जो डिवीजन जो है इसका एक लॉस इंडिया को हमेशा से ही होने वाला था। लॉस जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को भी कभी ना कभी तो होने ही वाला था, राइट? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हुआ भी वही। ब्रिटेन ने जो व्हाइट मैन बर्डन या फिर व्हाइट मैन सुपीरियोरिटी का जो बेसिकली जुमला चलाया पूरे यूरोप में, उसका लॉस उन्हीं को अल्टीमेटली हुआ, बिकॉज उन्हीं का एक दुश्मन था एडोल्फ हिटलर एंड जर्मनी, जिसने यही वाला कंसेप्ट आर्यन सुप्रीमसी, व्हाइट मैन सुप्रीमसी को इस्तेमाल करके पूरे दुनिया में फासिज्म फैलाने की कोशिश की, जिसमें अल्टीमेटली हुआ क्या? पूरा का पूरा यूरोप ही तबाह नहीं हुआ तो पूरा का पूरा ब्रिटेन जो है उनकी इकोनॉमिकल सुप्रीमसी क्या हुई? कोलैप्स हो गई। बाय द टाइम पीरियड ऑफ द 1945 जब वर्ल्ड वॉर 2 आपका खत्म हुआ, तो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते होते अल्टीमेटली it was not Germany who become victorious, it was Britain who become victorious, but Britain victorious बन के भी हार चुका था, because Britain was now on the verge of collapse। ये लेटर ऑन हम लोग पढ़ेंगे भी कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया जो है, it was never taken, it was basically given। and why it was given? because Britain was facing indeed a very precarious situation। ये प्रिकेरियस सिचुएशन क्या थी भाई? तो सबसे पहले 1945 में जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, तो उसके बाद में ब्रिटेन जो है उनके ऊपर ऑलमोस्ट वी कैन से $13 ट्रिलियन का लोन जो है वो चढ़ चुका था। इसके साथ साथ ब्रिटेन जो है उनकी इकोनॉमिकल पोजीशन भी काफी डिटेरियोरेट हो चुकी थी, कि बेसिकली उनके ऑलमोस्ट 2 मिलियन मतलब 20 लाख से ज्यादा यंगर पॉपुलेशन जो है वो ये चक्कर में मारी जा चुकी थी। एंड दैट्स व्हाई ब्रिटेन के सामने कॉनंड्रम था कि हर एक कॉलोनियल कंट्री जो है उनकी या फिर उनकी हर एक कॉलोनी जो है वहां पे खुद नेशनलिज्म बढ़ रहा है, वहां के लोग हम लोग को सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं है, एंड प्लस अब हमारे पास पैसा भी नहीं है। एंड दैट्स व्हाई ब्रिटेन 1945-46 ऑनवर्ड दे स्टार्टेड टू गिव इंडिपेंडेंस। इसमें सिर्फ इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिला, ब्रिटेन के पास मोर देन 120 कंट्रीज उस जमाने में थी। ब्रिटेन ने बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1990 हर एक कंट्री को इंडिपेंडेंस देना जो है बेसिकली चालू ही रखा था, अनटिल एंड अनलेस उनकी पूरी कॉलोनियल एम्पायर जो खत्म हो जाए। फाइनली 1990 में ब्रिटेन का जो कॉलोनियल एम्पायर है वो खत्म हो गया। बट जो जुमला चलाया था इन्होंने व्हाइट मैन सुपीरियोरिटी, कि भाई हम ही सुप्रीम हैं, हम ही आपके लिए कुछ करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जुमला ज्यादा टाइम तक चलने वाला था भी नहीं, हुआ भी वही। एंड दैट्स व्हाई जैसे ही 1945 में इसके इम्प्लीकेशंस एट द ग्राउंड लेवल दिखाई देने चालू हुए, वो इम्प्लीकेशंस के बाद अल्टीमेटली ब्रिटेन की जो इकोनॉमिकल पोजीशन है वो कोलैप्स होनी चालू हो गई, और एक नया वर्जन ऑफ द हिस्टोरियोग्राफी दैट इज बेसिकली कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियन जो है वो अब ब्रिटेन में आने लग गए। ये कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियन जो है इन लोगों का बेसिकली अब थोड़े टाइम में देखेंगे, बट दे वर सिंपैथेटिक टू द ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्टोरियन, बट एट द सेम टाइम दे क्रिटिसाइज ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्टोरियन। एंड वैसे अगर हम लोग इंडिया की तरफ आते हैं तो इसका एक लॉस हम लोगों को इंडिया में दिखाई देता है कि मुस्लिम सेक्शन जो है उनमें अपने नेशनलिज्म डेवलप ही नहीं करवाया। हिंदू सेक्शन में नेशनलिज्म है, ये हिंदू सेक्शन में नेशनलिज्म डेवलप किया गया है वाया सर्टन लीडर, बट प्रॉब्लम वही है ना कि ये लीडर अपने आप को हिंदू रिलीजन का लीडर तो नहीं मानते थे। गांधी जी हो सकते हैं, नेहरू हो सकते हैं, इवन लोकमान्य तिलक हो सकते हैं, सबके ऊपर ये एलिगेशन लगे हैं कि भाई आप जो काम कर रहे हो सिर्फ हिंदू लोगों के लिए कर रहे हो, अपने इस्लामिक लोगों के लिए तो कुछ काम किया ही नहीं है। तो हाउ कैन यू क्लेम अ स्टेटस ऑफ द लीडर ऑफ इंडिया? यू आर अ लीडर ऑफ द हिंदू पार्टी या फिर यू आर अ लीडर ऑफ द हिंदू नेशनलिज्म, एंड इन दैट कैपेसिटी गांधी हो सकते हैं, तिलक हो सकते हैं, तो इन सबने इसको अपोज भी किया था कि नहीं भाई वी आर लीडर ऑफ इंडिया। बट अगर आप लीडर ऑफ इंडिया हो देन व्हाई यू हैव एक्सेसिव फोकस ओनली अपॉन द वन रिलीजन ऑफ इंडिया? इसका आंसर या फिर ये कॉनंड्रम जो है ये कभी ये लोग सॉल्व ही नहीं कर पाए, एंड अल्टीमेटली मुस्लिम सेक्शन जो है वो इंडिया का जो नेशनलिज्म है इससे अलूफ होता गया। अलूफ में इनके बाद फिर डिसएंचेंटमेंट आ गया, एंड डिसएंचेंटमेंट के बाद अल्टीमेटली फिर पार्टीशन भी आ गया। तो हमने कल भी देखा था कि इट वाज प्रिसाइजली 23 मार्च 1940 जब बेसिकली हम लोगों को दिखाई देता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने उनका फेमस 2 नेशन थियरी वाला जो स्पीच है वो दिया था। एंड 23 मार्च 1940 में जो फेमस 2 नेशन थियरी वाला जो स्पीच आया था, तो एवरीबडी वर्चुअली लाफ्ड इट आउट। किसी ने नहीं सोचा होगा कि भाई ये सच हो जाएगा या फिर जिन्ना जो बोल रहा है ऐसी कोई कंडीशन इंडिया में है। तो गांधी जी को पूछा गया, तो गांधी जी ने भाई एक फेमस स्टेटमेंट भी दिया था कि ओनली ऑन माई डेथ बेड ऐसे कुछ होगा। जवाहरलाल नेहरू ने तो उसको लाफ आउट ही कर दिया,
वैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी इस स्टेटमेंट को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया कि इंडिया में ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं भाई, 2 नेशन थियरी वाली, कि इंडिया में एक ही नेशन है और ये एक नेशन मतलब कौन सा है, तो इंडिया है। बट इट वाज मोहम्मद अली जिन्ना जिनका कहना था कि भाई देयर आर 2 नेशन, मतलब एक हिंदू नेशनलिज्म जैसे डेवलप्ड हो रहा है वैसे इस्लामिक लोगों का भी अपना नेशनलिज्म है, एंड इस्लामिक लोग आर नॉट हैप्पी टू लिव विद द हिंदू पीपल, एंड दैट्स हम लोग को क्या चाहिए भाई, सेपरेट नेशन चाहिए। ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 7 years टिल 1947 ये पर्टिकुलर थियरी को सब्सक्राइब करने वाला एक ह्यूज चंक जो है इंडिया में आया, एंड रफली वी कैन से 4.5 से 5 करोड़ लोग जो है उस जमाने में फिर इंडिया से उठ के पाकिस्तान में चले भी गए। तो दिस पीपल ऑलमोस्ट 4.5 से 5 करोड़ का जो पॉपुलेशन है जो इंडिया से उठ के पाकिस्तान में गया, इट वाज अ ह्यूज नंबर ऑफ द पीपल एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम। एंड अगर इतने ज्यादा लोग अगर इंडिया छोड़ के पाकिस्तान जा रहे हैं देन ऑब्वियसली फिर ये सवाल तो उस टाइम पे उठा ही होगा और उठना भी चाहिए कि व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेशनलिज्म, कि इंडिया में जो लोगों में बेसिकली गांधी, नेहरू, पटेल ये लीडरशिप उठती बैठती थी, वही लोग इंडिया छोड़ के जो है बेसिकली पाकिस्तान जा रहे हैं। एंड तब इन लोगों को समझ में आ गया कि जो नेशनलिज्म इन्होंने डेवलप किया था वो नेशनलिज्म अनफॉर्चुनेटली एक पर्टिकुलर रिलीजन को ही नजर में रख के जो है बेसिकली बनाया गया है, उसमें दूसरे रिलीजन के लोगों को कुछ था ही नहीं, एंड दैट्स व्हाई दूसरे रिलीजन के लोगों का एज सच पार्टिसिपेशन इसमें कभी आया ही नहीं, एंड दैट्स व्हाई दिस एंगर, एंड दैट्स व्हाई इवन इंडिया की नेशनल लीडरशिप जो है इट रियलाइज कि दिस पर्टिकुलर नेशनलिज्म विल नॉट डू एनी गुड फॉर इंडिया, स्पेसिफिकली व्हेन मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम डिसाइडेड टू स्टे बैक। वैसे ही इंडिया में फिर क्रिश्चियन रिलीजन, बुद्धिस्ट रिलीजन, जैन रिलीजन, पारसी रिलीजन का भी एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है। तो इन दैट कैपेसिटी अगर हम लोगों ने ये हिंदू नेशनलिज्म अगर कंटिन्यू रखा तो हिंदू नेशनलिज्म का ड्रॉबैक या फिर लॉस ही हम लोगों को ज्यादा होगा, ये लॉस से हम लोगों को कोई भी बेसिकली फायदा जो है नहीं होने वाला है। एंड दैट्स व्हाई नेशनलिस्ट वर्जन जो है या फिर इंडिया के जो नेशनलिस्ट लीडर है आउट ऑफ नोवेयर 1947 के बाद आपको दिखाई देगा सेक्युलरिज्म की बातें जो है बेसिकली करना चालू कर दिया, बिकॉज इट वॉज नेसेसरी। अगर ये सेक्युलरिज्म नहीं होता तो ऑब्वियसली फिर इंडिया में जो इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के जो लोग बैठे हैं उनके लिए आप इंडिया में बेसिकली कुछ रख ही नहीं रहे हो, फिर उनके लिए बेसिकली इंडिया में अगर कुछ नहीं मिल रहा है देन एंगर विल गेट बॉइल डाउन, एंड एंगर जो है बेसिकली बढ़ते बढ़ते जाते हुए एक स्टेज पे आके पहुंचेगा ही जहां पे ये एंगर जो बेसिकली क्या होगा, अल्टीमेटली फूटेगा। एंड दैट्स व्हाई फिर ये जो बेसिकली जो नेशनलिस्ट वर्जन है उसमें हिंदू नेशनलिज्म को फेस आउट करने की बातें जो है या फिर फेस आउट करने का जो बेसिकली एस्पेक्ट है वो इंडिया में चालू हो गया, एंड फिर ये नेशनलिस्ट हिस्टोरियन को रिप्लेस करने के लिए धीरे धीरे इंडिया में आ गए सारे के सारे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन। अब यही नेशनलिस्ट हिस्टोरियन के जगह आए हुए मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन एंड कॉलोनियल हिस्टोरियन के जगह पे आए हुए कैम्ब्रिज हिस्टोरियन जो है, दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू बेसिकली सी इन टुडेज लेक्चर। तो हम लोगों ने कल ही ये नेशनलिस्ट वर्जन ऑफ द हिस्टोरियोग्राफी एंड नेशनलिस्ट वर्जन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी के साथ साथ जो बेसिकली कॉलोनियल वर्जन ऑफ द हिस्टोरियोग्राफी है उसकी बातें की थी। तो आज बेसिकली हम लोगों को एक कैम्ब्रिज स्कूल एंड आफ्टर फिर मार्क्सिस्ट स्कूल जो है इसकी थोड़ी बहुत बातें करनी है, इनको समझना है। बट अगेन जाने से पहले अगर कोई आपका डाउट रहेगा टिल हियर सो फार देन यू विल लेट मी नो गाइस। सो एनीथिंग टिल हियर सो फार गाइस? ओके, सो एनीथिंग टिल हियर सो फार? Yes. Yes, anything till here so far? Okay, perfect, good. चलो एक एक करके, बट सर आंसर में तो अबुल कलाम आजाद भी थे। पॉलिटिक्स समझो दोस्तों, पॉलिटिक्स आपको नहीं पता अभी तक इसलिए आप ये ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हो, बट बेसिकली अबुल कलाम आजाद जो है they was basically or he was basically created by the Indian National Congress। जब 1940 में जिना का 2 नेशन थियरी जब आया तो that was a significant allegation upon the Indian National Congress कि आपने जो बेसिकली नेशनलिज्म चलाया वो हिंदू नेशनलिज्म चलाया। गांधी जी राम राज्य की बात करेंगे, thereafter इंडिया में बेसिकली जो आईएनसी चलती है, आईएनसी की लीडरशिप अपर जाति अपर वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वाली लीडरशिप है। सो द क्वेश्चन वाज आस्क्ड दैट ओनली कि भाई पहले तो कांग्रेस ये बताइए कि इंडिपेंडेंस अगर मांग रही है तो किसके लिए मांग रही है? अगर इंडिपेंडेंस आता है तो इंडिया में जो मोनार्कियल कंडीशन थी जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय लोग जो है जो बेसिकली रूलर में थे या फिर रूलरशिप में थे वो वापस आ जाएंगे, उनके पास सारा का सारा पावर चला जाएगा। तो आप मुस्लिम लोगों को तो छोड़ ही दो,
मुस्लिम लोगों के अलावा आपके ही रिलीजन के जो लोअर जाति लोअर वर्ण है उसको फायदा कैसे होगा, पहले वो कांग्रेस बताए। एंड उसके बाद कांग्रेस ये भी बताया कि भाई ये जो मुस्लिम सेक्शन जो अभी तक जिनमें आपने नेशनलिज्म डेवलप ही नहीं किया, देयर इज नॉट इवन अ सिग्निफिकेंट इवन अ सिंगल मुस्लिम नेशनल लीडर दैट वाज देयर इन द अपर लंग्स ऑफ द आईएनसी एट दैट टाइम। तो उसके ऊपर भी कांग्रेस बताया कि कांग्रेस ने जो लोअर जाति लोअर वर्ण वाली लीडरशिप है एंड देयर आफ्टर मुस्लिम लीडरशिप है उसको इनकलकेट क्यों नहीं किया, उसको बेसिकली अपने पॉलिटिकल पार्टी में अपर पोजीशन जो है उसके ऊपर क्यों नहीं आने दिया। एंड तब जाके 1940 ऑनवर्ड मौलाना अबुल कलाम आजाद एंड देयर आफ्टर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है इनको कांग्रेस ने अपने करीब लाना जो है चालू किया एंड इनको एज अ मुस्लिम लीडर एंड दलित लीडरशिप के तौर पे जो है कांग्रेस ने यूज करना जो है चालू किया। सेकेंड थिंग है कि किसी ने पूछा कि लाइक हिंदू नेशनलिस्ट मुस्लिम नेशनलिस्ट लीडर also spreading nationalism in Muslim community, then why only responsible Hindu nationalist? Who put blame only on the Hindu nationalist? वो बताओ मेरे को पहले कि आपका जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट से आई डू नॉट एग्री कि who said कि only Hindu nationalist is responsible? अल्टीमेटली पार्टीशन की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जिन्हा की ही है। Nobody absolves him from that particular leadership, but ताली एक हाथ से नहीं बजती है। That is something that you need to understand, and that is what we discuss right now कि ये secular version of the historiography के ऊपर इंडिया की जो नेशनल लीडरशिप है जो हिंदू नेशनलिज्म ही चलाती थी वो क्यों गई, वो जाने के पीछे का रीजन ही वही है कि दे रियलाइज देयर मिस्टेक कि उनका हिंदू नेशनलिज्म जैसे डेवलप हुआ जो इंडिया के लिए उन्होंने डेवलप किया, वैसे मुस्लिम लीडरशिप ने अपना इस्लामिक नेशनलिज्म डेवलप किया जो अनफॉर्चुनेटली इंडिया के लिए नहीं तो पाकिस्तान के लिए चला गया। सो ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम दैट थिंग कैन अगेन हैपन कि अगर हम लोग हिंदू नेशनलिज्म के ऊपर रहते हैं तो अदर माइनॉरिटीज जो है दे कैन गेट हर्ट एंड दे कैन डेवलप देयर ओन वर्जन ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म के भी अलग अलग वर्जन होते हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन। हिटलर का जो नेशनलिज्म जो है इट वॉज रेशियल नेशनलिज्म। हिटलर के लिए बेसिकली आर्यन सुप्रीमसी, आर्यन लोग चाहिए थे उसको, तो इट वॉज रेशियल नेशनलिज्म। वैसे अगर आप ब्रिटेन देखोगे अमेरिका देखोगे इट इज अ रिलीजियस नेशनलिज्म बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द कम्युनिटी जो वहाँ पे क्रिश्चियन है तो वहाँ पे वो रिलीजियस नेशनलिज्म चलता है। एंड वैसे ही फिर अगर आप इंडिया में आओगे तो इंडिया में भी रिलीजियस नेशनलिज्म ही चलवाया इन लोगों ने बिकॉज दे वर इंस्पायर्ड बाय द ब्रिटेन एंड अमेरिका एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। बट इंडिया में वो नहीं चलेगा, चलवाया इन्होंने, चलवाने के बाद उसका एक सक्सेस भी आया, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला। बट ऑब्वियसली जब आप एक मेजर रिलीजन का नेशनलिज्म फैलाओगे उसमें फिर अदर रिलीजन अलूफ हो जाते हैं एंड फिर वो अदर रिलीजन जो अपना वर्जन ऑफ नेशनलिज्म चलाएंगे तो अपने कंट्री को ही दिक्कत होगी। दैट इज समथिंग दैट द नेशनल लीडरशिप बेसिकली अंडरस्टूड। जैसे एक एग्जांपल इंडिया में अभी भी है, सिख रिलीजन जो है जो इंडिया में नहीं रहना चाहता, इनकी जो सिग्निफिकेंट मेजोरिटी जो अब इंडिया के बाहर बैठी हुई है दे आर स्टिल वर्किंग फॉर द खालिस्तान। एंड व्हाट इज खालिस्तान? It is Sikh nationalism. And what is the meaning of the Sikh nationalism? Then obviously Sikh religion जो है it is non-compatible with the Hindu religion. And since India में हिंदू नेशनलिज्म ज्यादा चल रहा है तो उसका एक काउंटर करंट मतलब सिख नेशनलिज्म आपको दिखाई देगा। यही वाला सिख नेशनलिज्म जो है 1880s एंड 1884 में बहुत ज्यादा बड़ा बिकॉज इंदिरा गांधी के जो छोटे बेटे थे संजय गांधी ही वाज अ डाई-हार्ड हिंदू नेशनलिस्ट पर्सन। उन्हीं का बेसिकली कंसेप्ट था कि इंडिया को हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट करना है, तो उसका एक काउंटर करंट तब दिखा गया। एंड अगेन जब अभी भी आप देखोगे कि हिंदू नेशनलिज्म के ऊपर जब एक्सेसिव एम्फोसिस चालू हो गया तो जो अदर माइनॉरिटीज जो है they will carry out their own version of the nationalism and they will carve out an independent country for themselves. At least they will try for it. So this is something for you. So nobody blames only for the Hindu nationalism. Hindu nationalism is the reality, but उसका counter current आपको समझना पड़ेगा। And counter current है जैसे इस्लामिक नेशनलिज्म एंड सिख नेशनलिज्म, तो दैट्स द हिंदू नेशनलिज्म। इसको आपको कर्व करना पड़ेगा एंड सेक्युलर नेशनलिज्म के ऊपर जाना पड़ेगा। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। ओके, यस। ओके, एनीथिंग गाइस टिल हियर सो फार? टेक अ ब्रेक ऑफ अ मिनट आल्सो साइड बाय साइड। अगर यहाँ तक कुछ डाउट होगा तो जल्दी से बताओगे। ओके सब जानते हुए गांधी जी को स्टेप लिए होंगे। ही डिड टेक इट बट तब तक बहुत ज्यादा लेट हो चुका था। बाय 1940 जब ये सारी चीजें जो है बाहर आई तब तक गांधी जी की पावर जा चुकी थी इंडिया में। कांग्रेस जो है बाय एंड लार्ज नेहरू पटेल लीडरशिप के अंदर आ चुका था एंड नेहरू पटेल लीडरशिप वाज टेकिंग द डिसीजन। तो उनकी और गांधी जी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है वो थोड़ी सी अलग है, जिसके ऊपर लेटर ऑन बातें करेंगे। ये सारा पॉलिटिक्स है, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स, जो हम लोग को लेटर ऑन इलेबोरेटली देखना भी है। ठीक है, यस। एनीथिंग एल्स गाइस? और कुछ अगर डाउट रहेगा तो बताओगे। हाँ, क्लियर? तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, देन एक एक करके देखेंगे
सबसे पहले जो है बेसिकली ब्रिटिश हिस्टोरियन, दैट इज बेसिकली अब कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियन। ये कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियन जो है इसने रिप्लेस कर दिया था कॉलोनियल स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस को। तो कॉलोनियल स्कूल ऑफ हिस्टोरियन जो है, जो हमेशा जस्टिफाई करते थे ब्रिटिश रूल एंड देयर आफ्टर रेशियल सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटेन, तो इनके जो बेसिकली सारे के सारे जो एस्पेक्ट है उनके ऊपर अब लिखना जो है इन्होंने वापस से चालू किया। एंड इट वाज बेसिकली कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियन जिन्होंने इलेबोरेट वर्जन ऑफ द कॉलोनियल हिस्ट्री जो हम लोग को रिप्रेजेंट करके दी। तो जैसे अगर कॉलोनियल हिस्टोरियन का कहना था कि भाई इंडिया में जो है बेसिकली हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजन एक साथ नहीं आ सकते, एंड दैट्स अगर आ रहे हैं तो इनमें हमको डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है। तो इसका एक ट्रू वर्जन जो है वो लेटर ऑन कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस ने दिया कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने इम्प्लीमेंट कैसे की एंड करने के पीछे के जो रीजन है वो एग्जैक्टली क्या थे। वैसे अगर कॉलोनियल हिस्टोरियंस का कहना था कि भाई व्हाइट में ना सुपीरियर एंड देयर आफ्टर ब्राउन पीपल जो इंडियन है वो इन्फीरियर है, तो ये ऐसा क्यों भाई, ये साइकोलॉजी या फिर थिंकिंग के पीछे रीजन क्या था, वो कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियंस ने देना चालू कर दिया। तो कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियन जो है ये बेसिकली वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बट एज फार एज इंडिया इज कंसर्न यहाँ वाले एरिया में हम लोग ज्यादा जाते नहीं हैं। दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियन नाम की भी कोई तो चीज इंडिया में है, और इनके एक सिग्निफिकेंट हिस्टोरियन है दैट इज ए.एल. बशम। इन्होंने बेसिकली इंडिया के ऊपर एक बुक भी लिखा था, वंडर दैट वाज इंडिया। ये अर्लीस्ट लेवल पे 1951 में लिखा हुआ बुक है। एंड कॉलोनियल वर्जन ऑफ हिस्ट्री जो है इसको चैलेंज करने का काम जो है ये पर्टिकुलर बुक में किया था ए.एल. बशम ने, जिसमें बहुत सारे गलत इंटरप्रिटेशन जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने देखे रखे थे इसको काउंटर करने का काम जो इन्होंने चालू कर दिया। क्यों? बिकॉज अब इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी के ऊपर जाना जो है वो जरूरी था। अगर रेशियल सोसाइटी के ऊपर वापस जाते तो क्या पता हिटलर जैसा कोई तो आदमी लेटर ऑन सोसाइटी में वापस आता जिसने वर्ल्ड लेवल पे इतना ज्यादा उधम मचाया, वैसे ही कुछ चीजें जो है वापस से वर्ल्ड में हो जाती। एंड दैट्स व्हाई ये कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियन इन्होंने हर एक कॉलोनी जो है वो कॉलोनी की हिस्ट्री उसको रीराइट करना चालू कर दिया एंड इक्वालिटी के ऊपर फोकस करना जो है वो चालू कर दिया, जिसमें ए.एल. बशम वाज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर राइटिंग इंडियाज हिस्ट्री इन द इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके बारे में बस उतना ही याद रखना है कि कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियन जो है दे बेसिकली एक्टेड एज अ काउंटर टू द कॉलोनियल स्कूल ऑफ हिस्टोरियन। एंड जब ये कॉलोनियल स्कूल ऑफ हिस्टोरियन के अगेंस्ट लिखना जब चालू कर दिए तो इन्होंने एक इलेबोरेट न्यू पिक्चर ऑफ द इंडियाज पास्ट जो है एज वेल एज ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्ट्री वो हमको देने का काम किया। एंड ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्ट्री या फिर इंडियाज पास्ट इसका नॉलेज जब इन्होंने हम लोगों को देना जब चालू कर दिया तब जाके हमको बहुत सारे जो ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज है उसके बारे में इलेबोरेट आइडिया आनी चालू हो गई कि क्लाइव ने इंडिया कैसे कैप्चर किया, कॉर्नवालिस की पॉलिसीज जो थी उसके पीछे का रियल रीजन क्या था, लॉर्ड डलहौसी जिसकी इकोनॉमिकल पॉलिसी में रोड कंस्ट्रक्शन, रेलवे कंस्ट्रक्शन, टेलीग्राफ कंस्ट्रक्शन एंड इवन पोस्टल कम्युनिकेशन वाली जो चीजें थी वो बनाने के पीछे के एक्चुअल रीजन क्या थे। एंड देयरआफ्टर अगर ब्रिटिशर्स इंडिया को इंडिपेंडेंस दे रहे हैं तो एग्जैक्टली लंदन में क्या हो रहा था जिसकी वजह से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला। तो ये जो है बेसिकली हम लोग देखेंगे थोड़ा बहुत, बट कहाँ पे, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। बट ये वाला जो स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी जो है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पोस्ट 1945 जब वर्ल्ड वॉर 2 आपका खत्म हो गया, देन इसके बाद के डेवलपमेंट हम लोगों को ये पर्टिकुलर स्कूल में बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से जो है बेसिकली पता चलते हैं। तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द कैम्ब्रिज स्कूल। बस इतना ही याद रखना है एक लाइन में अभी के लिए कि दिस पर्टिकुलर स्कूल रिप्लेस कॉलोनियल स्कूल ऑफ द हिस्टोरियन and thereafter they presented the newer version of the India's past from the Cambridge perspective now. And Cambridge perspective मतलब what? Then obviously it was a rational version of the India's past and thereafter इसमें जो colonial interpretation आया था वो गलत क्यों था and thereafter ये interpretation जो है इसका सही में क्या मतलब था ये बताने का काम जो है बेसिकली इन्होंने किया। तो that was something that we can say about the Cambridge School of the Historiography या फिर Cambridge School। एंड वैसे ही फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कूल जो है इज बेसिकली द मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ द हिस्टोरियोग्राफी। ये मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ द हिस्टोरियोग्राफी जो है ये इंडिया में सबसे ज्यादा चलने वाला स्कूल है। इट इज बेसिकली दिस वर्जन ऑफ द हिस्ट्री इटसेल्फ, दैट इज मार्क्सिस्ट वर्जन ऑफ द हिस्ट्री, जो बेसिकली हम लोग मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पीरियड में पढ़ेंगे भी। क्यों? बिकॉज ये मार्क्सिस्ट वर्जन जो है ये नेशनलिस्ट वर्जन के अगेंस्ट आया हुआ स्कूल है विद इन आवर कंट्री। एंड नेशनलिस्ट वर्जन अभी हमने देखा था कि क्या था एग्जैक्टली। तो नेशनलिस्ट वर्जन ऑफ द हिस्टोरियोग्राफी जो है इट इज बेसिकली फोकसिंग, और इट वाज बेसिकली फोकसिंग अपॉन द हिंदू नेशनलिज्म, दैट इज ग्लोरिफिकेशन ऑफ द एंशिएंट पास्ट। जब आप मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस पे आओगे तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ग्लोरिफिकेशन नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, एक रैशनल वर्जन ऑफ द हिस्ट्री जो है वो देने का काम करते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द किंग।
कि राजा अगर प्रोसिक्यूशन कर रहा है, इस्लामिक किंग अगर टेम्पल तोड़ रहा है, हिंदू किंग सिर्फ हिंदू रिलीजन को ही पैट्रोनाइजेशन दे रहा है, दूसरे रिलीजन को नहीं दे रहा है, तो इसके पीछे कोई ना कोई तो उसके इकोनॉमिकल रीजन थे। एंड यही इकोनॉमिकल रीजन हम लोग को देने का काम जो है बेसिकली इंडियन हिस्टोरियन मतलब मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन जो है उन्होंने देना चालू किया, जिसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे डीडी कोशाम्बी जो है, ही इज बेसिकली कंसिडर्ड एज द अर्लीस्ट मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन इन आवर कंट्री। एंड इसके बाद के कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे हमने पहले भी देखा था, आपने नाम भी सुने हैं, दैट इज RS शर्मा हो सकते हैं, सतीश चंद्रा, बिपान चंद्रा, रोमिला थापर एंड इवन उपिंदर सिंह। ये सारे कौन है? तो मार्क्सिस्ट वर्जन या फिर मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफर है, जिनके ऊपर अभी हम लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो इनके ऊपर थोड़ी सी बातें जो है बेसिकली हम लोग अब करेंगे। तो नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफर्स जो है, इनको इंडिया में बेसिकली ये मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ द हिस्टोरियोग्राफी जो है, इन्होंने बेसिकली रिप्लेस करना चालू कर दिया। तो व्हाट इज दिस मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी? तो जो मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ द हिस्टोरियोग्राफी या फिर जो मार्क्सिस्ट वर्जन है, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके गाइस। रवि इसको निकाल देना यार, ठीक है। हाँ, तो जो मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ द हिस्टोरियोग्राफी या बेसिकली जो मार्क्सिस्ट स्कूल जो है, इसके ऊपर थोड़ा सा समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को तो जाना है मार्क्सिज्म के ऊपर कि मार्क्सिज्म एग्जैक्टली होता क्या है। अगर मार्क्सिज्म ही आपको लगा दिया मैंने, ठीक है, बाकी सब ठीक है, हो जाएगा। तो मार्क्सिज्म ही क्या है, अगर आपको यही नहीं पता, देन ऑब्वियसली आपको बेसिकली यही नहीं समझ में आएगा कि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफर जो एग्जैक्टली है क्या। तो दुनिया में बेसिकली 3 काइंड ऑफ द फिलोसॉफी चलती है। एक होता है बेसिकली कैपिटलिज्म, एक होता है सोशलिज्म, एंड जो तीसरा जो है ये बेसिकली होता है मार्क्सिज्म। तो जो तीनों जो है बेसिकली अब इसके ऊपर बातें करेंगे। मार्क्सिज्म की जगह बेसिकली थोड़ा सा कम्युनिज्म की बातें करेंगे, एंड देयरआफ्टर विल गो टू द मार्क्सिज्म। तो जो 3 फिलोसॉफीज जो है, इसका अभी के लिए बस बेसिक डिफरेंस ही समझना ऊपर ऊपर से। लेटर ऑन इसके ऊपर एक एक लेक्चर जाएगा हमारा जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पे जाएंगे। तो सबसे पहले कैपिटलिज्म, व्हाट इज बेसिकली कैपिटलिज्म, देयरआफ्टर फिर सोशलिज्म एंड देयरआफ्टर कम्युनिज्म। ये जो तीनों वर्ड जो है, इट सिग्निफाई रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड मार्केट, या फिर गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी ऑल्सो यू कैन टाइप। कि गवर्नमेंट अगर बैठा हुआ है, उनका इकोनॉमी के ऊपर भाई कितना कंट्रोल होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट का इकोनॉमी के ऊपर कंट्रोल कितना है, अगर यही आप डिफाइन नहीं कर पाओगे, देन ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास जो है सारे पावर है, गवर्नमेंट आपकी इकोनॉमी का हर एक एस्पेक्ट जो कंट्रोल करना चालू करेगी। एंड दैट इज व्हाट बेसिकली कैपिटलिज्म हैड सजेस्टेड। कि कैपिटलिज्म जो है ये बेसिकली देने का जो काम है, ये किया था बेसिकली एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने एक बुक लिखा था, दैट इज बेसिकली वेल्थ ऑफ नेशंस। एंड ये वेल्थ ऑफ नेशंस वाला जो बुक है, जो बेसिकली लिखा था 1776 के अराउंड, ये पर्टिकुलर बुक में एडम स्मिथ ने इनिशियल लेवल पे बताने का काम किया था कि गवर्नमेंट शॉल ऑलवेज फॉलो द पॉलिसी ऑफ द लाइसेंस फेयर। लाइसेंस फेयर का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है, दे शॉल नेवर इंटरफियर इनटू इकोनॉमी। गवर्नमेंट शॉल नेवर इंटरफियर इनटू इकोनॉमी। अब इसका प्रॉब्लम क्या हुआ? सुनने में तो ये काफी अच्छा लगता है कि गवर्नमेंट जो है, उनको इकोनॉमी में इंटरफियर करना जो है बेसिकली बंद कर देना चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट कैन नॉट कंट्रोल ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी जो है बेसिकली इट शॉल बी लेफ्ट टू द मार्केट, एंड मार्केट फोर्सेस एज पर द डिमांड एंड सप्लाई शॉल टेक केयर ऑफ द डिसीजन ऑफ द मार्केट इकोनॉमी इटसेल्फ। तो ये पर्टिकुलर फिलॉसफी जो है, उसका एक ही लाइन में आपको सार अभी के लिए या फिर समरी याद रखनी है कि जहां जहां पे कैपिटलिज्म होता है, वहां पे होता क्या है कि गवर्नमेंट जो है इकोनॉमी में इंटरफियर नहीं करता है। एंड जब गवर्नमेंट इकोनॉमी में इंटरफियर नहीं करेगा, तो कोई भी बंदा अपना बिजनेस खोले, अपने तरीके से रेगुलेशन करे और अपने तरीके से वो बिजनेस मैनेज करे, गवर्नमेंट जो है उसको उससे कोई लेना देना जो है बेसिकली नहीं होगा। एंड यही कैपिटलिज्म जो है अर्लीस्ट लेवल पे ब्रिटेन में चालू हुआ। एडम स्मिथ हिमसेल्फ वाज अ स्कॉटिश पर्सन, मतलब ब्रिटेन वाला ही बंदा था, एंड ब्रिटेन में अल्टीमेटली ये फिलॉसफी जो है उसने चालू करवाई। इसका फायदा ब्रिटेन को होना जो है इलैबोरेट लेवल पे दिखा भी, कि गवर्नमेंट ने ये जो फिलॉसफी उसको अडॉप्ट करना चालू कर दिया। एंड अडॉप्ट करने के बाद जो है लोकल लेवल पे क्या होगा, देन ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं कर रहा है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अंबानी बैठा हुआ है। अब अंबानी बैठा हुआ है लोकल लेवल पे, एंड गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम जो है बेसिकली इंटरफेयर नहीं करेंगे इकोनॉमी पे, जो एंटरप्रेन्योर है अपने हिसाब से धंधा चलाए। तो सबसे पहले जो अंबानी ने अपने फैसिलिटी में जो एमिनिटीज दी हुई है वो निकाल ली।
मतलब बेसिकली एसी नहीं मिलेगा, वाटर बॉटल, सैनिटरी कंडीशन जो है वो आपको नहीं मिलेगी, बिकॉज उसको मेंटेन करने के लिए एंटरप्रेन्योर को क्या लगता है भाई, पैसा लगता है, एंड एंटरप्रेन्योर को तो अपने प्रॉफिट से लेना देना है, तो आपको ये एम्यूनिटीज है वो बेसिकली बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। देयर आफ्टर बेसिकली लोवेस्ट पॉसिबल वेजेस जो है वो आपको मिलेंगे, तो लोवेस्ट पॉसिबल वेज जो है आपको दिया जाएगा। लोवेस्ट पॉसिबल वेज मतलब अभी के लिए अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिमम वेज एक्ट बना के रखा है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवरी नाउ एंड देन डिफाइन कि व्हाट शैल बी द मिनिमम वेज, एंड दैट्स इंडिया में अभी आपको दिखाई देगा कि कोई भी बंदा जो है उसकी एक बेयर मिनिमम सैलरी होती ही होती है, उससे नीचे आप उससे काम जो है नहीं करवा पाते। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है ना, बट कैपिटलिज्म में तो आपने बोल दिया कि भाई गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा, एंड अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा देन ऑब्वियसली फिर लोएस्ट पॉसिबल वेजेस जो अंबानी ऑफर करेगा, बिकॉज गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर रहा है। देयर आफ्टर फिर जो वर्किंग आवर जो होंगे आपके, ये वर्किंग आवर्स क्या होंगे, ये मैक्सिमम पॉसिबल होंगे, मैक्सिमम वर्किंग आवर जो बेसिकली आपको दिखाई देंगे। एंड इसके साथ साथ फिर जो बेसिकली एनवायरमेंट की जो सत्यानाश करेंगे ये लोग, वो अलग से। तो अल्टीमेटली जैसे ही गवर्नमेंट ने ये बोल दिया ब्रिटेन में 1760-70s ऑनवर्ड कि हम लोग जो है बेसिकली एडम स्मिथ वाली जो फिलॉसफी है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, इट वाज चांदी, सोना चांदी फॉर द एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स ने क्या कर दिया कि एम्यूनिटीज बेसिकली देना बंद कर दिया, लोवेस्ट मिनिमम वेजेस देंगे, देयर आफ्टर हाईएस्ट पॉसिबल वर्किंग आवर जो है वो लगाएंगे, वुमेन एंड चिल्ड्रन का एम्प्लॉयमेंट करेंगे, उनको एक्सप्लॉइट करेंगे, कोई भी अर्बन फैसिलिटी जो है ये वर्कर्स को प्रोवाइड नहीं की जाएगी, देयर आफ्टर कोई इंश्योरेंस मेडिक्लेम फैसिलिटी वो भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, एंड देयर आफ्टर जो भी बेसिकली जो वेस्ट निकल रहा है इंडस्ट्रियल वेस्ट उसको आजू बाजू वाले रिवर में या फिर जो ऐसे ही ओपन अप में फेंक देंगे। ये सारी चीजों की वजह से हुआ क्या, ये जो अंबानी है या फिर अडानी है इसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत बड़ा, एंड यही प्रॉफिट मार्जिन अल्टीमेटली उसने किसको दिया, देन गवर्नमेंट को देना जो है चालू कर दिया। तो गवर्नमेंट अमीर बना, एंड गवर्नमेंट के साथ साथ आपके सोसाइटी के जो रिचर सेक्शन है वो अमीर बने, एंड यही वाला डेवलपमेंट जैसे इंग्लैंड में देखा लोगों ने, मतलब यूरोप के बाकी किंग्स ने, अक्रॉस यूरोप एंड आफ्टर अमेरिका ये कैपिटलिज्म फैलना चालू हुआ। बट कैपिटलिज्म इज गुड ओनली फॉर द अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एंड ये अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है जो ट्रेडिशनली बैठा हुआ है आपके सोसाइटी में, ये अपर सेक्शन को ये बेनिफिट करवाएगा, एंड ये अपर सेक्शन को अगर बेनिफिट करवा रहा है तो मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन जो यहाँ पे बैठी है उनका क्या होगा, सत्यानाश होगा। एंड हुआ भी वही कि विद द राइजिंग ग्रोथ अल्टीमेटली द कंडीशन ऑफ द वर्कर डिटोरिएटेड टू द सो एक्सटेंट और सो मच डिटोरिएटेड एक्सटेंट कि अल्टीमेटली इनके सपोर्ट में एक नया बैंड ऑफ फिलोसॉफी जो वो आना चालू हुआ, एंड दैट बैंड ऑफ फिलोसॉफी इज अल्टीमेटली सोशलिज्म। इंडिया इज अ सोशल कंट्री, आप अभी यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो लेटर ऑन आप पॉलिटी पढ़ोगे भी कि इंडिया इज अ प्रोक्लेम सोशलिस्ट कंट्री, इंडिया इज सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कंट्री। तो भाई इंडिया एक सोशल कंट्री है, तो ये सोशलिज्म है क्या एग्जैक्टली, एंड व्हाई इंडिया इज अ सोशल कंट्री, व्हाई नॉट इंडिया इज अ कैपिटलिस्ट कंट्री, जबकि कैपिटलिज्म का एक ह्यूज फायदा हमको ब्रिटेन को एंड आफ्टर अमेरिका को दिखाई देता है। एंड दैट्स फिर ये सोशलिज्म क्या है वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सोशलिज्म बेसिकली फिलोसॉफी जो है ये फ्रेंच फिलोसोफर्स की है। आपने बेसिकली रूसो का नाम भी सुना होगा, ये रूसो जो है बेसिकली ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रोपोनेंट ऑफ द एंटायर सोशलिज्म। एंड सोशलिज्म बेसिकली जो रूसो वाला जो बेसिकली सोशलिज्म, इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है दे शैल हैव सर्टेन लेवल ऑफ द इंटरफेरेंस, ये सर्टेन लेवल ऑफ इंटरफेरेंस इनटू इकोनॉमी ये होना चाहिए भाई। अगर आप सर्टेन लेवल ऑफ इंटरफेरेंस इनटू इकोनॉमी नहीं ला पा रहे हो तो होगा क्या, ये कैपिटलिस्ट क्लास जो है बेचारा जो गरीब सेक्शन जो है उसको तोड़ मरोड़ के जो है बेसिकली खत्म कर देगा। एंड कोई भी कंट्री में एट एनी गिवन पीरियड ऑफ द टाइम मेजॉरिटी हमेशा गरीब जनता होती है जिनके लिए सिर्फ गवर्नमेंट ही एक सहारा है। एंड अगर वो गवर्नमेंट एक सहारा जो है अगर वो इनके लिए काम नहीं करेगी, अगर वो अंबानी अडानी के लिए काम करेगी तो भाई वो वाला जो गवर्नमेंट है वो किसी काम का नहीं है, वो अल्टीमेटली आपके कंट्री को बर्बाद करके ही छोड़ेगा। एंड दैट इज व्हाई एग्जैक्टली हैपन इन द सोशलिज्म। सोशलिज्म स्टार्टेड टू एडवोकेट कि सर्टेन इंटरफेरेंस ऑफ इकोनॉमी जो है वो गवर्नमेंट का होना ही चाहिए, बट ये सर्टेन इंटरफेरेंस मतलब कितना वो कंट्री डिसाइड डिटरमाइन करे ना भाई। वो कंट्री में अपनी कंडीशन है एंड अपनी कंडीशन के हिसाब से वो कंट्री के जो पॉलिटिकल लीडर है वो डिटरमाइन करेंगे। एंड इसी एस्पेक्ट में अल्टीमेटली इंडिया में जवाहरलाल नेहरू जो है उनका बेसिकली डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है वो चलता है। ये जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है ये फिलोसॉफी एकदम ही परफेक्ट है इंडिया के लिए, परफेक्ट है इंडिया के लिए इन द सेंस दैट कि इंडिया में बेसिकली एक रिचर सेक्शन एक पुअरर सेक्शन है,
एंड इंडिया में इनमें गड़बड़ क्या है कि रिचर सेक्शन इज नेसेसरीली क्षत्रिय एंड ब्राह्मण ट्रेडिशनली। आजकल तो आपको बेसिकली दूसरे जाति दूसरे वर्ण के भी दिखाई देंगे, वो तो नेहरू के वजह से हुआ है। बट अगर आप 1947 1950 की अगर कंडीशन देखोगे देन ऑब्वियसली इंडिया में जो भी इंपॉर्टेंट या फिर रिचर सेक्शन बैठा हुआ है वो अपर जाति अपर वर्ण वाला ही बैठा हुआ है। तो नेहरू ने बोला कि भाई इन पर्टिकुलर लोगों से हम क्या करेंगे, पैसे लेंगे एंड दर आफ्टर वो पैसे जो है ये गरीब लोगों में बेसिकली क्या करेंगे, बांटना चालू करेंगे, ताकि उसका फायदा जो है गरीब ऑर्डिनरी सेक्शन को हो। एंड दैट इज व्हाट बेसिकली दी एंटायर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इज ऑल अबाउट। इसके ऊपर लेटर ऑन इलैबोरेटली हमको बात करनी ही है जब हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में जाएंगे तब। बट अल्टीमेटली अभी के लिए एक नटशेल में आपको समझना है कि गवर्नमेंट अगर टैक्सेशन ले रहा है तो ये टैक्सेशन का पैसा कोई गवर्नमेंट के मम्मी पापा को हम लोग नहीं दे रहे। गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड कि वही टैक्सेशन का पैसा जो है वो बेसिकली किस में लगाए, फ्रीबीज में लगाए, स्कीम्स में लगाए, एंड आफ्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाए। एंड जब वो लगाएगी पैसा तब जाके उसका फायदा जो है गरीब लोगों को भी होगा एंड उतना ही फायदा अमीर लोग जिन्होंने बेसिकली टैक्सेशन में ज्यादा पैसा दिया है उनको होगा। एंड दिस इज बेसिकली यू कैन से दैट कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इसका एक और हॉलमार्क इंडिया में जो आपको दिखाई देगा इज बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब सर्टन सेक्शन जो है उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा एंड गवर्नमेंट ये वाला जो सेक्शन है उसका फायदा इलैबोरेटली जो है लोअर सेक्शन को करवाएगा। क्लासिक केस एग्जांपल इज अ बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में अगर नेशनलाइजेशन नहीं होता तो ऑब्वियसली बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट लोग थे जिनके बैंक्स थे उस जमाने में वो कभी विलेज लेवल पे जाते ही नहीं, बिकॉज वहां पे फायदा नहीं है। विलेज लेवल पे बैंक खोलना इज अ लॉस मेकिंग एंटिटी, बट वो बैंक जो है विलेज लेवल पे होनी चाहिए, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम आप लॉस सहन करोगे करोगे करोगे, कभी ना कभी तो वो प्रॉफिट में जाएगी ही जाएगी, बिकॉज लोग जो है एज अ कस्टमर बन के बैंक में आएंगे। तो ये जो बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमी वाला जो मॉडल है इज बेसिकली डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कि गवर्नमेंट विल हैव कंट्रोल, सर्टेन लेवल ऑफ कंट्रोल। तो गवर्नमेंट विल हैव कंट्रोल ओवर सर्टेन सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी जिसको आप बोलोगे मोनोपोलाइज सेक्शन, एंड जो अदर सेक्शन है इट विल बी थ्रोन ओपन टू गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, जहां पे बेसिकली गवर्नमेंट का एक मिनिमम इंटरफेरेंस जो है आपको दिखाई देगा। एंड ये बैंड ऑफ द सोशलिज्म जो है वो इंडिया में हमेशा से ही चला हुआ है। अनफॉर्चुनेटली आजकल आपको ये डिबेट दिखाई देगी कि इंडिया जो है बेसिकली कैपिटलिज्म की तरफ जाना चाहिए, बट कैपिटलिज्म का मतलब ही आपको समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ऑर्डिनरी लोगों की बात सुनना बंद कर देगा। दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ द कैपिटलिज्म। एंड आपको ये प्रेजेंट गवर्नमेंट में वो टेंडेंसी भी दिखाई देंगे कि फार्मर प्रोटेस्ट हो सकता है, वुमन प्रोटेस्ट हो सकता है, या फिर इवन स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो बेसिकली अग्निवीर ये जो है बेसिकली स्कीम के टाइम पे हुआ था। गवर्नमेंट विल नॉट पे द हेड, बिकॉज ये वाली जो टेंडेंसीज जो है उसमें बेसिकली सिर्फ अपर एक्लोन ऑफ द सोसाइटी के लिए ही काम किए जाते हैं, लोअर एक्लोन्स के लिए नहीं। ये यूरोप में इलैबोरेटली अब प्रूव हो चुका है। उनका स्ट्रगल हम लोगों को देखना भी है कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म का। बट अल्टीमेटली जो सोशलिज्म कैपिटलिज्म को टफ नहीं दे पाया, ये वाली जो फिलॉसफी जो यूरोप में ज्यादा नहीं चल पाई, बस उतनी लीडरशिप नहीं थी, तो हम लोगों को एक और वर्जन यूरोप में दिखाई देता है, दैट इज बेसिकली कम्युनिज्म। कम्युनिज्म इज नथिंग बट एक्सट्रीम वर्जन ऑफ सोशलिज्म। तो ये एक्सट्रीम सोशलिज्म बोला जाता है। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट शॉल हैव टोटल कंट्रोल ओवर इकोनॉमी। टोटल कंट्रोल ओवर इकोनॉमी मतलब क्या है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो आपके कंट्री में बेसिकली होना ही नहीं चाहिए। होना ही नहीं चाहिए इन द सेंस क्या है कि भाई कोई भी एक कंट्री अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको एक रिचर सेक्शन और एक पुअरर सेक्शन दिखाई देगा। पुअरर सेक्शन रिमेन्स इन द पुअर सेक्शन परपेचुअली, अमीर सेक्शन है वो हमेशा से अमीर रहता है परपेचुअली। तो दैट्स व्हाई फिर आपको क्या करना है, एक ऐसा गवर्नमेंट लाना है जो बेसिकली पुअर सेक्शन को अमीर बनाए, अमीर सेक्शन को पुअर बनाए और दोनों को एक लेवल पे लाके रख दे। दैट इज एक इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी जो है वो अल्टीमेटली यहाँ पे बननी चाहिए। तो जो प्राइवेट सेक्टर जो बेसिकली यहाँ पे आपका बना हुआ है, ये प्राइवेट सेक्टर को कंप्लीटली अबॉलिश कर देंगे। एंड फिर ये वाली जो फिलॉसफी है ये अर्लीस्ट लेवल पे देने का काम किया था कार्ल मार्क्स ने। एंड दैट्स व्हाई कम्युनिज्म जो है इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ मार्क्सिज्म। इसके अलग अलग वर्जन आपको दिखाई देंगे, बट मार्क्सिज्म वाला वर्जन सबसे ज्यादा वर्जन चलने वाला ही है, एंड दैट इज व्हाट बेसिकली वी आर डिस्कसिंग आल्सो। तो बेसिकली कार्ल मार्क्स जो है उन्होंने पूरे दुनिया की ऑलमोस्ट 150 से ज्यादा कंट्री की हिस्ट्री जो है वो रीराइट करनी चालू कर दी, जिसमें उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री भी रीराइट की। और इंडिया की हिस्ट्री में उन्होंने ये बताने का काम किया कि इंडिया में अगर आप ट्रेडिशनल लेवल पे देखोगे तो 2,500 से 3,000 साल के लिए इंडिया में एक ही रिचर सेक्शन है, दैट इज ब्राह्मण क्षत्रिय। एंड फिर ये वाला सेक्शन इंडिया में हमेशा से ही क्या है, माइनॉरिटी वाला सेक्शन है,
बट फिर भी सिस्टमैटिकली इन्होंने इंडिया के रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में ऐसी चीजें डाली है कि जिसकी वजह से इनकी जो सुप्रीमसी है इंडिया के ऊपर कंटिन्यूअस 2,500-3,000 साल के लिए बनी हुई है। एंड यही सुप्रीमसी अगर ब्रेक डाउन करनी है तो इंडिया में कम्युनिस्ट राज जो है बेसिकली आना चाहिए, कम्युनिज्म जो है बेसिकली होना चाहिए। एंड फिर कम्युनिज्म आप कैसे लाओगे? तो दैट इज फॉर दैट पर्पस कार्ल मार्क्स की हमेशा से एक थियरी रही है कि कोई भी कंट्री में हमको दो टाइप के सेक्शन दिखाई देते हैं, एक का नाम है बॉर्जुआ एंड एक का नाम है बेसिकली प्रोलेटारिएट। तो जो बॉर्जुआ जो है वो ट्रेडिशनली रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होता है, प्रोलेटारिएट जो है बेसिकली ट्रेडिशनली पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, वो हमेशा होता है। अब कोई भी कंट्री जो है उसमें ये दो सेक्शन जो है बेसिकली क्या होने चाहिए? डेवलप्ड होने चाहिए। डेवलप्ड होने चाहिए में कार्ल मार्क्स ने बेसिकली एक थियरी दी थी कि एक पर्टिकुलर कंट्री जो है इट ऑलवेज पासेस थ्रू 3 फेजेस। वो पर्टिकुलर कंट्री जो है इनिशियल लेवल पे अग्रेरियन होती है, ये अग्रेरियन बनने के बाद वो कंट्री जो है धीरे धीरे जो है बेसिकली प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग हब या फिर मैन्युफैक्चरिंग जो वो डेवलप करती है एंड धीरे धीरे वो कंट्री जो है प्रॉपर इंडस्ट्रियल बनती है। ये जब इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आएगा, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद वो पर्टिकुलर कंट्री में ये बॉर्जुआ एंड thereafter प्रोलेटारिएट, ये दो सेक्शन जो है क्या होंगे? डेवलप्ड होंगे। तो अग्रेरियन कंट्री जो है वो पहले इंडस्ट्रियल बननी चाहिए, इंडस्ट्रियल बनने के बाद बॉर्जुआ एंड प्रोलेटारिएट आना चाहिए। क्यों? बिकॉज कार्ल मार्क्स का कहना है कि ये जो दो पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो है वो आपको दिखाई देंगे हमेशा मोनार्कियल कंट्री में रहते हैं। ये मोनार्कियल कंट्री जो है ये बेसिकली एक मोनार्क के अंडर रहती है एंड ये मोनार्क को रिप्लेस करना जो है वो सबसे पहले जरूरी है। ये मोनार्क को रिप्लेस करने का काम जो है रेवोल्यूशन से आप नहीं कर पाते। रेवोल्यूशन जहां जहां पे मोनार्की के खिलाफ हुआ है मिजरेबली फेल ही हुए है। तो इसको रिप्लेस करने का काम जो बॉर्जुआ करेगा, बिकॉज इनके पास ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम बहुत सारा पैसा आने वाला है। जब इनके पास पैसा आएगा तो ये मोनार्क को रिप्लेस कर देंगे एंड मोनार्क को रिप्लेस करने के बाद ये बॉर्जुआ विल बिकम द रूलिंग सेक्शन ऑफ योर सोसाइटी। एंड ये बॉर्जुआ जब रूलिंग बनेगा तब जाके बेसिकली प्रोलेटारिएट जो है whenever they will get in a majority, because कंट्री में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के बाद बॉर्जुआ जो है वो रूलिंग क्लास में आएंगे एंड आफ्टर वही कंट्री के जो प्रोलेटारिएट जो है जो बेसिकली सारे वर्कर क्लास है वो मेजोरिटी में आएंगे। जब प्रोलेटारिएट मेजोरिटी में आएंगे तो उनको एक वायलेंट रेवोल्यूशन जो है बेसिकली क्या है? करना है। एंड यही वायलेंट रेवोल्यूशन होने के बाद जो है बेसिकली आपको क्या करना है? बॉर्जुआ को रिप्लेस करना है, प्रोलेटारिएट का गवर्नमेंट बनना है एंड प्रोलेटारिएट का जब गवर्नमेंट बनेगा तब जाके आपके कंट्री में क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर जो है वो पूरा का पूरा एबॉलिश होगा एंड कंट्री में प्रॉपर इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी जो है वो आएगी। तो ये बेसिकली है कम्युनिस्ट वर्जन या फिर कम्युनिज्म ऑफ द कार्ल मार्क्स, जिसके ऊपर लेटर ऑन हमको इलैबोरेटली बात करनी है। बट ये कम्युनिज्म जो है इसका सबसे बेसिक एस्पेक्ट अगर आप देखोगे तो कार्ल मार्क्स जो है उसकी फिलॉसफी जो है उसको इंडिया में कोई भी सपोर्ट नहीं करता। बट कार्ल मार्क्स का जो वर्जन ऑफ द हिस्ट्री जो है ये काफी रैशनल वर्जन ऑफ हिस्ट्री है। कार्ल मार्क्स ने जब इंडिया के भी इतिहास लिखा है, फिर इंडिया के भी हिस्ट्री लिखी, उसने इनिशियल लेवल पे सिस्टमैटिकली काफी बढ़िया तरीके से प्रूव करके रखा है, जिसमें से कुछ कुछ चीजें हमने पहले ओरिएंटेशन में भी देखी हुई है कि इंडिया में आउट ऑफ 62 रिलीजन सिर्फ 3 ही रिलीजन क्यों डेवलप हुए? बिकॉज किंग के पर्सपेक्टिव से ये रिलीजन की उसको जरूरत थी। देयरआफ्टर इंडिया में ब्राह्मण एंड देयरआफ्टर क्षत्रिय, इन्हीं का हमेशा और ट्रेडिशनल लेवल पे सुपीरियरिटी या फिर रिचनेस हमको क्यों दिखाई देता है? बिकॉज सारी ही चीजें जो है इन्होंने हेरिडिटरी बेसिस पे अपने पास रखी एंड एक्सेस टू एजुकेशन एंड एक्सेस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जो है ये ट्रेडिशनल पुअरर सेक्शन मतलब लोअर जाति लोअर वर्ण जो उनको डिनाई कर दिया। तो ये जो वर्जन ऑफ द हिस्ट्री जो है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सब्सक्राइब करना चालू कर दी, दैट इज नेहरू गवर्नमेंट। सिंस नेहरू जो है बेसिकली सोशलिज्म पे यकीन रखने वाले बंदे थे एंड सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म में एक ही थिन लाइन है कि ये चाहता है कि प्राइवेट सेक्टर कंप्लीटली एबॉलिश हो, जबकि सोशलिज्म चाहता है कि भाई प्राइवेट सेक्टर सर्टेन लेवल पे थ्राइव हो, आपके कंट्री में रहे। बट नेहरू जो है उन्हीं का पैट्रोनाइजेशन इनिशियल लेवल पे हिस्टोरियंस को मिलना जो है चालू हो गया एंड वाया नेहरू अल्टीमेटली मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी जो इंडिया में बेसिकली क्या चली हुई देन फल फूलने लग गई। एंड ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि कांग्रेस गवर्नमेंट जहां जहां पर है वहां वहां पे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी आती है, बिकॉज ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफर एग्जैक्टली करते क्या है? तो वही रैशनल वर्जन ऑफ द हिस्ट्री जो है वो बेसिकली देते हैं। तो ऑब्वियसली इस्लामिक रिलीजन ने टेम्पल तोड़े, उसके पीछे के रीजन आपको पता होने चाहिए। एक हिंदू किंग जो है उसने बुद्धिस्ट जैन रिलीजन को सपोर्ट किया, उसके पीछे के रीजन जो आपको पता होने चाहिए।
एंड यही जो रैशनल वर्जन ऑफ द हिस्ट्री जो है ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफर जो है उन्होंने देना चालू कर दिया। और उन्होंने जो अर्लियर हिस्टोरियोग्राफर है दैट इज नेशनलिस्ट या फिर हिंदू हिस्टोरियोग्राफर उनको काउंटर करना भी चालू किया कि अगर आप बोल रहे हो फॉर एग्जाम्पल जो नेशनलिस्ट वर्जन या फिर हिंदू हिस्टोरियोग्राफर का कहना है कि ये बेसिकली टर्की लोग ईरानी लोग बाहर से आके हमारे कंट्री के ऊपर राज कर रहे हैं, तो आप हमको ये बताइए कि एंशिएंट टाइम में भी जो इंडिया में आके बैठे हुए जो लोग हैं वो लोगों को आप अपना नहीं मानते क्या? जैसे बेसिकली इंडो ग्रीक कम्युनिटी इंडिया में आपको आज भी दिखाई देगी, दैट इज पठान। पठान पीपल आर नथिंग बट एन इंडो ग्रीक पीपल जो आपको कश्मीर में एंड आफ्टर पंजाब वाले एरिया में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में या फिर सिग्निफिकेंट नंबर में दिखाई देंगे। वैसे फिर हमारे पास जो है बेसिकली हून कम्युनिटी है जो एक जमाने में इन्वेडिंग ट्राइब थी एंड आफ्टर एज अ राजपूत इंडिया में आके सेटल डाउन हो गई। तो अगर बेसिकली टर्की ईरानी बाहर के लोग हैं तो फिर राजपूत दैट इज हून लोग, पठान लोग जो इंडो ग्रीक है ये भी तो सारे के सारे बाहर के लोग हैं, तो आप उनको इंडियन नहीं मानते क्या? आपका अगर कहना है कि एंशिएंट टाइम में सिर्फ हिंदू रिलीजन ही था तो हिंदू रिलीजन का जो ग्लोरिफिकेशन आपने किया तो आपको लगता है कि एंशिएंट टाइम में सिर्फ हिंदू रिलीजन ही चलता था? नहीं, 62 अलग अलग रिलीजन इंडिया में थे। वैसे फिर एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम में आपका कहना है कि हिंदू रिलीजन का ग्लोरिफिकेशन है, बट मेजॉरिटी ऑफ द किंग जो एंशिएंट टाइम के हमको जो बड़े बड़े दिखाई देते हैं वो तो बेसिकली दूसरे रिलीजन के हैं। हर्षवर्धन जो बुद्धिस्ट रिलीजन का था, अशोका बुद्धिस्ट रिलीजन का था, कनिष्क जो है बेसिकली बुद्धिस्ट रिलीजन का था। एंड वैसे अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य द फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी जैन रिलीजन का था। तो हाउ कैन यू क्लेम कि भाई हिंदू रिलीजन ही एक अकेला रिलीजन एंशिएंट टाइम में चलता था? एंड thereafter अगर आपका कहना है कि एंशिएंट टाइम का हिंदू रिलीजन इज ग्रेट, देन फिर आप हमको ये भी बताइए कि एंशिएंट टाइम में जो सनातन धर्म चलता था उसको खत्म उस जमाने के हिंदू लोगों ने क्यों किया? उपनिषदिक रिलीजन क्यों लाया? एंड अगर उपनिषदिक रिलीजन लाया है तो यू नीड टू टेल अस कि भाई आपका सब्सक्रिप्शन सनातन धर्म को जाता है जो सैक्रिफिशियल रिलीजन हमारे फोर फादर्स ने उसको गिव अप कर दिया, या फिर उपनिषदिक रिलीजन को जाता है जो आज आप और हम फॉलो करते हैं। तो ऐसे कुछ बेसिकली काफी यू कैन से दैट सेंसिटिव इश्यूज जो है ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफर ने उठाए, जिसका कभी भी काउंटर जो है ये नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफर दे ही नहीं पाए। एंड नेशनलिस्ट एंड आफ्टर हिंदू हिस्टोरियोग्राफर का ये हमेशा से ही ड्रॉबैक रहा है कि रैदर देन एंटरिंग इनटू द डिबेट दे विल किल ऑफ द डिबेट। जैसे मुगल एंड सुल्तान के ऊपर ये लोग लिखेंगे ही नहीं बाय स्टेटिंग कि दे आर आउटसाइडर, तो इनके बारे में हमको पढ़ना ही नहीं है। वैसे ही एंशिएंट टाइम में भी बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हिंदू किंगडम जो है इसी के ऊपर ये लोग पढ़ेंगे, बुद्धिस्ट, जैन एंड आफ्टर बाकी के किंगडम जो है इनके ऊपर ये लोग लिखते ही नहीं है। तो बेसिक आइडिया इज बेसिकली डोंट एंटर इनटू द डिबेट इटसेल्फ। तो डिबेट बेसिकली जो है नेशनलिस्ट एंड आफ्टर हिंदू हिस्टोरियोग्राफी में आपको दिखाई ही नहीं देता। एंड दैट्स अ थ्रू आउट आवर लेक्चर आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी कि हर जगह पे आपको मार्क्सिस्ट एंड नेशनलिस्ट वर्जन नहीं मिलने वाला है। हर जगह पे आपको सिर्फ मार्क्सिस्ट वर्जन ही मिलेगा, बिकॉज मार्क्सिस्ट लोगों ने तो सबके बारे में ही लिख के रखा है। दे आर द पीपल हु वांट टू एंटर इनटू द डिबेट and they are the people who will basically carry out the rational version of the history। जबकि नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफर या फिर हिंदू हिस्टोरियोग्राफर इन्होंने ना सुल्तान के ऊपर कुछ लिखा ना मुगलों के ऊपर कुछ लिखा, और एंशिएंट टाइम में भी जो नॉन हिंदू किंगडम जो थे उनके ऊपर भी इन्होंने कुछ नहीं लिखा। एंड दैट्स व्हाई डिबेट की जब हम बात करेंगे तो डिबेट में आपको ये चीजें पता भी चलेगी या फिर दिखाई भी देगी कि जब मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफर जब आता है तब डिबेट्स इलैबोरेट लेवल पे होती है। बहुत जगह पे तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस के बीच में ही डिबेट होती है कि भाई एक्चुअल वर्जन क्या रहेगा, जबकि ये डिबेट में आपको कभी नेशनलिस्ट वर्जन या फिर हिंदू हिस्टोरियोग्राफी दिखाई नहीं देगी, बिकॉज दे नेवर एंटर इनटू दैट एस्पेक्ट। बिकॉज उनको बस बेसिकली ग्लोरिफिकेशन करना था हिंदू रिलीजन का, और वो क्यों करना था वो भी हमने समझा। ऐसा नहीं था कि उनको ये चीजें पता नहीं थी, उन्होंने वो इस्तेमाल की थी इन ऑर्डर टू डेवलप द नेशनलिज्म। जो मैंने आपको पहले बताया भी था कि महाभारत हो सकता है या फिर रामायण हो सकता है, इनकी स्टोरीज का एक इलैबोरेट यूटिलाइजेशन इन्होंने किया था कि जैसे बेसिकली रावण को मारने के लिए राम जैसे बंदा जो है या फिर राम जैसा राजा जो है उनको भी हथियार उठाने पड़े। अधर्म का राज जब आता है तो धर्म जो है बेसिकली उसको हथियार उठाना पड़ता है। जो महाभारत का वर्जन है तो अधर्म कौन है? ब्रिटिश राज है। इट इज एन अनजस्ट रूल, एन अनजस्ट रूल के खिलाफ आपको जो है हथियार उठाने पड़ेंगे। तो वो उनकी मजबूरी थी, बट अल्टीमेटली वो मजबूरी के चक्कर में उन्होंने बेसिकली पूरे इंडिया का पार्टीशन जो है वो करवाने में इनडायरेक्टली क्यों ना हो हेल्प भी कर दी। एंड दैट्स व्हाई जो मार्क्सिस्ट वर्जन जो है इज बेसिकली समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट, और इसको अभी के लिए एक नटशेल में ही याद रखना है कि मार्क्सिस्ट वर्जन क्या करता है कि मार्क्सिस्ट वर्जन जो है बेसिकली रैशनल वर्जन ऑफ द हिस्ट्री जो वो प्रेजेंट करने की बातें करता है। एंड रैशनल वर्जन में भी सबसे ज्यादा इनका फोकल जो रहता है वो इकोनॉमिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ऊपर ही रहता है। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट है, एंड फिर प्रेजेंट गवर्नमेंट के बारे में अभी आजकल न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा भी होगा
कि मणिपुर के ऊपर ये लोग ज़्यादा बात नहीं कर रहे बिकॉज उसमें पॉलिटिकल फायदा इनको नज़र आ रहा है। महाराष्ट्र में उन्होंने जो किया वो इसलिए किया जा रहा है बिकॉज महाराष्ट्र के पास 48 पॉलिटिकल सीट है एंड वो 48 पॉलिटिकल सीट जो है कहीं ना कहीं इनके बैक ऑफ माइंड है, दैट्स अपोजिशन जो है उनको सिस्टमैटिकली खत्म किया जा रहा है। तो ये क्या है, फायदे की इक्वेशन है। एंड फिर ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट करता है वही इंदिरा गांधी ने भी किया, वही नेहरू ने भी किया एंड हजारों 2000-3000 साल से राजा रजवाड़े भी वही कर रहे हैं। तो अगर से फॉर एग्जाम्पल अकबर ने राजपूत लोगों को अपने कोर्ट में एंट्री दी, नॉट बिकॉज ही वॉज सेक्युलर, उनकी जरूरत थी, बिकॉज दिल्ली में बैठा हुआ जो बादशाह है उसके लिए सबसे बड़ा हेडेक राजपूत लोग ही है जो ऊट सूट जो है बेसिकली दिल्ली के ऊपर अटैक करते हैं। तो रैदर देन फाइटिंग विद दिस पीपल, इन्हीं को कोर्ट में लेके आओ, अपना सबसर्वियंट बनाओ, ताकि दिल्ली जो है एज अ महफूज या फिर सेफ कैपिटल रहेगी। वैसे ही औरंगजेब जो है उसको अगर बेसिकली दक्खन वाला एरिया चाहिए था, दक्खन अल्सर अल्टीमेटली रूल्ड औरंगजेब, देन उसके पीछे का रैशनल वर्जन क्या है भाई, उसको क्यों चाहिए था ये पर्टिकुलर एरिया? तो ऑब्वियसली उसका पॉलिटिकल फायदा था उसमें। मुकम्मल हिंदुस्तान जैसे अखंड भारत वाला जो कंसेप्ट है, इट वॉज ऑलवेज देयर इन द माइंड ऑफ ईच एंड एवरी इंडियन रूलर, यानी हर एक इंडियन रूलर को चाहिए था एंड दैट्स व्हाई उसने दक्खन पर अटैक किया एंड मराठाज एंड आफ्टर बीजापुर गोलकोंडा को खत्म करने का ट्राई किया, जिसमें अल्टीमेटली उसको फेलियर आया एंड वही फेलियर की वजह से इंडिया का पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन एंड आफ्टर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज आया। तो जो न्यूट्रल या फिर इकोनॉमिकल वर्जन ऑफ द हिस्ट्री जो है ये हमको देने का काम कौन करता है, तो मार्क्सिस्ट वर्जन जो है बेसिकली करता है। एंड आई होप इट इज क्वाइट क्लियर कि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की जब हम बात करते हैं तो एग्जैक्टली होता क्या है, हु आर मार्क्सिस्ट पीपल एंड मार्क्सिस्ट पीपल का बेसिकली जो वर्जन ऑफ द हिस्ट्री जो है वो क्या होता है। हैविंग सेड सो, ये हमेशा याद रखना है कि वॉयलेंट रेवोल्यूशन करना है इंडिया में एंड वॉयलेंट रेवोल्यूशन से कम्युनिस्ट या फिर कम्युनिज्म इंडिया में लाना, ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। उन्होंने कार्ल मार्क्स से सिर्फ वही चीज उठाई कि इंडिया का जो एंशियंट पास, मीडिएवल पास जो उसका रैशनल वर्जन जो है कैसे प्रेजेंट करना है। एंड इसका एक प्राइमरी एग्जांपल आई गेस मैंने आपको पहले भी दिया था कि उपिंदर सिंह का आपने नाम सुना भी होगा। तो उपिंदर सिंह जो है बेसिकली शी इज अ डॉटर ऑफ मनमोहन सिंह। तो बेसिकली एक डॉटर ऑफ मनमोहन सिंह जो है वो अपनी ही कंट्री के अगेंस्ट, अपनी पापा के अगेंस्ट तो कभी जाएगी ही नहीं। तो हमेशा ये चीज याद रखनी है कि वॉयलेंट रेवोल्यूशन वाला एस्पेक्ट जो है, जो मार्क्सिस्ट कम्युनिज्म में हमेशा से ही आता है, वो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफर कभी प्रोपोगेट नहीं करते। इनको मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? बिकॉज जैसे कार्ल मार्क्स ने इतिहास लिखा, रैशनल वर्जन दिया, तो वैसे वाला ही इतिहास ये लोग इंडिया में बेसिकली 1950 से लेके 1990s तक क्या कर रहे थे, तो लिख रहे थे। एंड दैट्स अ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी जो है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। एंड सिंस दिस पीपल हैव रिटन अबाउट एंटायर इंडिया इटसेल्फ, तो दैट्स हम लोगों को कौन सी हिस्टोरियोग्राफी हमेशा से पढ़नी रहती है, तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। किसी ने तो ये वाला सवाल भी कल और परसों उठाया था कि सर आजकल अगर हिंदू हिस्टोरियोग्राफी है तो हम लोग सिर्फ हिंदू हिस्टोरियोग्राफी पढ़ते हैं ना, मार्क्सिस्ट क्यों पढ़ रहे हैं? ये इसीलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज हिंदू हिस्टोरियोग्राफर पूरा इतिहास लिखी ही नहीं है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एंशियंट पास्ट के ऊपर लिखा हुआ है और वो भी सिर्फ हिंदू डायनेस्टी के ऊपर लिखा हुआ है। तो अगर आपको पूरा इतिहास एज इट इज अवेलेबल इन द सिलेबस पढ़ना है तो इनको आप स्किप नहीं कर सकते, इनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा बिकॉज दिस आर द पीपल जिन्होंने हर एक एरिया में घुस घुस के लिखा है। इन्होंने रीजनल किंगडम से लेके नेशनल किंगडम जितने भी थे सबके ऊपर इन्होंने लिखने का एक इलैबोरेट काम जो है बेसिकली करके रखा है। तो दैट्स इसी के ऊपर हमारा ज्यादा फोकस होगा। बट जहां जहां पे एडिशन लगेंगे हमको अलग हिस्टोरियोग्राफी के, दैट आई विल प्रोवाइड टू यू, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब यहाँ तक अगर कुछ डाउट रहेगा मार्क्सिज्म में तो यू विल लेट मी नो नाउ गाइस, ओके? यस, सो एनीथिंग टिल हियर सो फार? टेक अ मिनट, अगर कोई डाउट रहेगा तो विल कीप ऑन टाइपिंग। ओके, तो किसी ने पूछा है भाई कि इज चाइना फॉलोइंग कम्युनिज्म?
और सोशलिज्म, कोई भी नहीं। ये सारा का सारा जो बेसिकली डिवीजन जो है बाय एंड लार्ज वर्ल्ड वॉर 2 एंड देयर आफ्टर बाय 1990 खत्म हो चुका है। अल्टीमेटली वेस्ट, दैट इज यूएसए हो सकता है, ब्रिटेन हो सकता है, एंड देयर आफ्टर इवन यूरोप हो सकता है। तो इनको रियलाइज हो गया कि भाई सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिज्म जो है ये सस्टेनेबल नहीं है। एंड दैट्स, अगर आप देखोगे तो बेसिकली इन लोगों ने भी बहुत सारे कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म वाले एस्पेक्ट है कैपिटलिज्म में लाके रखे हैं। तो अगर आप यूरोप में जाओगे तो फिक्स वर्किंग आवर, मिनिमम वेजेस, देयर आफ्टर इंश्योरेंस कंडीशन, मेडिकल हेल्थ केयर कंडीशन, देयर आफ्टर फ्री एजुकेशन, देयर आफ्टर फ्री एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये वाले जो एस्पेक्ट जो है वो ऑर्डिनरी लोगों को प्रोवाइड करने का काम जो है इन्होंने ऑफ लास्ट 20 to 30 ईयर्स जो करके रखा है। अगर पता नहीं, आई गेस आपने पढ़ा होगा कि नहीं, बट 2008 से लेके 2016 के बीच में बराक ओबामा वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उनके पूरे के पूरे 8 साल का सबसे अगर हॉलमार्क अगर कुछ रहेगा तो वो था ओबामा केयर। ओबामा केयर मतलब अमेरिका में मेडिकल एक्सपेंसेस जो है बहुत ही ज़्यादा है, इंडिया से ऑलमोस्ट 10 गुना ज़्यादा है। एंड अमेरिका में ओवर द काउंटर बिलिंग जो है या फिर ओवर द काउंटर मेडिसिन का पंगा भी नहीं चलता कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी के लिए आप इंडिया में बैठो, आपका सर दर्द करने गया, आप फार्मेसी में जाओ, क्रोसिन खरीदो, खा लो। अमेरिका में इट इज बेसिकली क्रिमिनल ऑफेंस अगर कोई भी फार्मासिस्ट जो है ओवर द काउंटर मेडिसिन दे रहा है। एंड सिंस इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस तो कोई भी फार्मासिस्ट जो है वो प्रेस्क्रिप्शन के बिना आपको ड्रग्स मतलब जो दवाई है वो नहीं देता। बट प्रॉब्लम वही है कि डॉक्टर जो है वो सारे के सारे प्राइवेट बैठे हुए हैं, और प्राइवेट डॉक्टर इवन आपको इंडिया में पता है किस लेवल की लूट मचाते, तो आप सोचिए अमेरिका में किस लेवल की लूट मचाते होंगे। अमेरिका सिंस इट इज अ कैपिटलिस्ट कंट्री, वहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट हेल्थ केयर प्रोवाइड ही नहीं करता, वहाँ पे तो सारा का सारा प्राइवेटाइजेशन है। तो विलेज लेवल से लेके अल्टीमेटली फिर नेशनल लेवल तक सारा का सारा जो उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। एंड फिर अगर कोई भी बंदे को, बहुत जगह पे ऐसे भी इंस्टेंसेस है कि नॉर्मल सरदर्द भी हो रहा है तो भी हजार तीन हजार डॉलर के बिल जो वो फटते हैं। सबसे प्राइमरी अगर आपको चाहिए तो अमेरिका में बेसिकली आई डॉक्टर एंड देयर आफ्टर डेंटल डॉक्टर। एक डेंटिस्ट के पास बस आपको ओपीडी के लिए भी जाना है तो 500 से $1000 की फीस जो है बेसिकली एक डेंटिस्ट वहाँ पे लेता है। एंड दिस इज अ वेरी रिडिकुलस काइंड ऑफ द एक्सपेंस दैट अ पर्टिकुलर अमेरिकन हैज टू डू। एंड अमेरिका में भी तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ द लोअर सेक्शन या फिर ह्यूज अमाउंट ऑफ गरीब पॉपुलेशन बैठा हुआ है। तो बराक ओबामा ने वही बोला कि भाई प्राइवेट सेक्टर को तो हम हार्म नहीं कर सकते, गवर्नमेंट खुद के हॉस्पिटल तो बांध नहीं सकता, तो हम लोग क्या करेंगे, जो गरीब लोग हैं उनको इंश्योरेंस हम प्रोवाइड करेंगे। एंड दैट इज बेसिकली ओबामा केयर। ये बिल जो है बड़ी मुश्किल से ओबामा ने पास भी करवा दिया। एंड पास करवाने के बाद जो गरीब लोग हैं उनको बेसिकली इंश्योरेंस कवर गवर्नमेंट ने प्रीमियम भर के जो बेसिकली देना चालू किया। अब अनफॉर्चुनेटली कैपिटलिस्ट ट्रेंड है, तो जैसे ही ट्रम्प आ गया तो ट्रम्प हिमसेल्फ इज अ कैपिटलिस्ट पर्सन, उसने वो ओबामा केयर को रिपील कर दिया। एंड वापस से वो गरीब लोग जो है उनको अपनी ही जेब से उल्टे अल्टीमेटली क्या करना पड़ता है, अब हेल्थ केयर जो वो जाके लेना पड़ता है। एंड इवन यू कैन सी ये होने के बावजूद ट्रम्प की पॉपुलैरिटी अभी भी अमेरिका में अच्छी खासी है। क्यों? बिकॉज इवन पीपल हैव एक्सेप्टेड कि दैट इज हाउ इट शुड बी, कि भाई अगर आपको हेल्थ केयर चाहिए तो लोग अपने जेब से पैसे देंगे, बिकॉज वहाँ के लोगों को कम्युनिज्म एंड देयरआफ्टर सोशलिज्म कभी सिखाया ही नहीं गया है। एंड दैट्स बेसिकली कैपिटलिज्म में आपको दिखाई देगा कि वाले एंगल जो अभी भी है। जैसे ओबामा केयर का तो जस्ट मैंने आपको एक स्टोरी बताया कि जो बेसिकली पिछले 10 साल में अमेरिका में हो चुका है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी ऐसी अच्छी चीजें जो है जो कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म की है वो कैपिटलिज्म ने लेके रखी हुई है। एंड फिर उसमें बेसिकली फिक्स वर्किंग आवर, मिनिमम वेजेस हो सकते हैं, देयर आफ्टर फिर जेंडर इक्वालिटी वाले प्रोविजन हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे अगर आप कम्युनिस्ट देखोगे तो बेसिकली आपको दिखाई देगा चाइना एंड देयर आफ्टर रशिया। तो ऐसा नहीं है ना कि चाइना और रशिया में कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, आपको तो पता ही है कि चाइना में अलीबाबा नाम की कंपनी है, जैकमा जिसके चेयरपर्सन भी है, डायरेक्टर बेसिकली। एंड जैकमा इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड इटसेल्फ। अलीबाबा जो है बेसिकली चाइना का अमेजॉन कंसिडर किया जाता है उसको। वैसे फिर चाइना के बहुत सारे मोबाइल तो आपके हाथ में भी रहेंगे, रेडमी है, Xiaomi है, MI है, तो ये सारी कंपनीज भी तो है। तो ऐसा नहीं है ना कि भाई चाइना जो है बेसिकली वहाँ पे प्राइवेट कम्युनिटीज या फिर प्राइवेट ओनरशिप नहीं चलती, जबकि चाइना इज बेसिकली कंट्रोल बाय CCP, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो भाई ये कौन सा एंगल है? तो जैसे वेस्ट ने बहुत सारी अच्छी चीजें जो है कैपिटल कम्युनिज्म की अपने में ले ली, तो वैसे ही ईस्ट ने मतलब बेसिकली चाइना एंड देयर आफ्टर इवन रशिया, इन्होंने बहुत सारी अच्छी चीजें जो है इनकी उठा के अपने में डाल दी। मतलब वेस्ट एंड ईस्ट जो है इनके जो पहले के टाइम पे जो स्ट्रिक्ट फिलोसॉफिकल और आइडियोलॉजिकल डिवीजन थे कि भाई आप कैपिटलिस्ट और हम कम्युनिस्ट, या फिर हम अब कैपिटलिस्ट आप कम्युनिस्ट,
यह ब्लर आउट हो चुका है। एंड फिर दोनों सिस्टम ने अपनी अपनी इसमें सिस्टम में दूसरों की कुछ अच्छी चीजें जो है वो डालनी चालू भी कर दी, जिसके ऊपर हम लोग को वर्ल्ड हिस्ट्री में जाना है तब पढ़ना भी है। वी विल सी कि सर्टन डिफरेंट वर्जन ऑफ कम्युनिज्म, जैसे मार्क्सिज्म जो है, वैसे ही आपने सुना होगा कि माओइज्म भी है, कि माओवाद भी चलता है। तो माओइज्म क्या होता है, एंड आफ्टर आपने लेनिनिज्म की भी बात कभी सुनी होगी, तो ये लेनिनिज्म क्या है। तो हम लोगों को ये तीनों अलग अलग वर्जन जो है लेटर ऑन पढ़ने हैं, बट जस्ट रिमेंबर कि माओइज्म, लेनिनिज्म, इन्होंने बहुत सारी वेस्ट की कैपिटलिज्म की अच्छी चीजें जो है वो अपनी कंट्री में इंट्रोड्यूस करवाने का काम जो है बेसिकली किया हुआ है। ओके, यस। हाँ सर, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म आर ऑल ब्रांचेस ऑफ हिंदुइज्म। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल सर, द डिफरेंट रिलीजन। आप एक सिख बंदे को जाके पूछो कि वो अपने आप को बुद्धिस्ट हिंदू रिलीजन का मानता है क्या, या फिर आप एक बुद्धिस्ट बंदे को जाके पूछो कि वो अपने आप को हिंदू रिलीजन का मानता है। सर दिस आर डिफरेंट रिलीजन। कितनी सारे एग्जाम्पल है। टेक एन एग्जाम्पल, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने हिंदू रिलीजन छोड़ के बुद्ध रिलीजन जो बेसिकली अडॉप्ट करके रखा है। एंड आफ्टर यू नीड टू अंडरस्टैंड, चलो मैं गधा इंसान, मैं बेवकूफ इंसान, भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी तो इन सब रिलीजन को फिर माइनॉरिटी रिलीजन का स्टेटस देके रखा है ना। बुद्धिस्ट इज अ माइनॉरिटी रिलीजन इन इंडिया। सो अगर आपको लगता है कि वो ब्रांचेस ऑफ हिंदुइज्म है, तो वो थोड़ा सा आपके लेवल पे आपकी इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी शो करता है कि यू डू नॉट नो कि गवर्नमेंट उनको रिलीजन मानता है, वो रिलीजन के लोग अपने आप को अलग रिलीजन मानते हैं। तो हु आर यू टू से कि भाई नहीं वो तो हिंदू रिलीजन की ब्रांचेस है। कैसे चलेगा ऐसे, तो बताओ फिर। ओके, यस, एनीथिंग गाइस स्टिल हियर सो फार। और कुछ अगर डाउट रहेगा तो जल्दी से बताओगे। If we take prescription of India, then can we take medicine from the Pharma? भाई इंडिया का प्रेस्क्रिप्शन क्यों चलेगा वहाँ पे, नहीं चलता, राइट। तो दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, जब आप बेसिकली इंडिया से अमेरिका में जाते हो, आप पता नहीं आपके एरिया में कोई जाता है नहीं जाता है कहीं, बट ऑलवेज सी कि उनको हमेशा बता दिया जाता है कि अपने साथ जो बेसिकली जितनी भी इंपॉर्टेंट दवाई है वो साथ लेके जाओ। अमेरिका में कैन नॉट अफोर्ड हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर एट ऑल, राइट। इवन इन इंडिया इट इज वन ऑफ द ह्यूज एक्सपेंडिचर। प्रणब मुखर्जी का स्टेटमेंट है, आई होप यू हैव हर्ड द नेम प्रणब मुखर्जी। अगर नहीं पता है तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ी आपके प्रिपरेशन में। बट ही वाज बेसिकली द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, राइट। तो प्रणब मुखर्जी जो है बेसिकली ही वाज द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2012 से लेके 2017। एंड बेसिकली 2012 में ही उन्होंने बेसिकली एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट भी दिया था कि बेसिकली इन इंडिया, ये 2012 का डिजिट है, एवरी ईयर सिर्फ 4 करोड़ लोग जो है बेसिकली हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर की वजह से बिलो पॉवर्टी लाइन में ढकेले जाते हैं। तो बेसिकली ये 4 करोड़ इज अ वेरी ह्यूज नंबर, एंड सिर्फ हेल्थ केयर रिलेटेड एक्सपेंडिचर की वजह से वो बिलो पॉवर्टी लेवल में जाते हैं। क्यों? इसका रीजन भी उन्होंने बताया कि प्राइमरी हेल्थ केयर जो इंडिया में अवेलेबल है, ये पर्टिकुलर हेल्थ केयर इतने डिसमल कंडीशन में है कि ये हेल्थ केयर में कोई जाना ही नहीं चाहता। एंड दैट्स व्हाई फिर जो नॉर्मल बीमारियां होती है वो इस हद तक बढ़ जाती है कि अल्टीमेटली उसको ट्रीट करने के लिए आपको प्राइवेट हेल्थ केयर का ही सहारा लेना पड़ेगा। एंड फिर प्राइवेट हेल्थ केयर इज ऑलवेज एक्सपेंसिव इन इंडिया। इंडिया में आज भी प्राइवेट हेल्थ केयर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव है। पता नहीं आपको कभी हॉस्पिटल में जाने का मौका मिला कि नहीं मिला, मेरे बला से तो कभी जाने का मौका है ही नहीं आपके ऊपर हॉस्पिटल में, बट अगर जाओगे तो आपको हॉरिबल रियलिटी पता चलेगी। तो ये तो सिर्फ इंडिया की कंडीशन है, अमेरिका की तो बहुत ही ज्यादा बुरी है। और ये तब है जब बेसिकली इंडिया में पूरा का पूरा जो बेसिकली हेल्थ केयर सेक्टर है वो गवर्नमेंट रेगुलेटेड है। इंडिया में आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके विलेज लेवल तक गवर्नमेंट की जो फ्री हेल्थ केयर सुविधा है जो अवेलेबल होती है, ये तब की कंडीशन है। तो यू कैन क्लियरली इमेजिन अमेरिका में क्या ही होगा, राइट। यस, ओके, या anything else, he gave maximum death sentence, कुछ भी। ये again it shows that intellectual bankruptcy on your part. The decision on the mercy petition under Article 72 is basically never taken by the president. सुप्रीम कोर्ट जो है बेसिकली फाइल जो है सुप्रीम कोर्ट से कहाँ पे जाती है, तो होम मिनिस्ट्री के पास जाती है। एंड होम मिनिस्ट्री का जो डिसीजन होता है, दैट पर्टिकुलर डिसीजन इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, गॉट इट। तो ये कभी मत बोलना कि भाई हो ये जो है बेसिकली प्रेसिडेंट जो है बेसिकली उसने मैक्सिमम डेथ सेंटेंस दिए। द डिसीजन इज एक्चुअली टेकन बाय द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। कम ऑन यार, आप इंडिया में रहते हो, आपको छोटी छोटी प्रोसेसेस अगर नहीं पता है
तो फिर कैसे चलेगा? ओके, तो होम मिनिस्टर का जो डिसीजन होता है मर्सी पिटिशन में, इट इज ऑलवेज बाइंडिंग अपॉन द प्रेसिडेंट। ओके, तो प्रेसिडेंट नेवर टेक्स दैट डिसीजन इज टेकन बाय द होम मिनिस्टर and then that file is forwarded to the president. President has no other power than to give the signature on that particular file. Okay, chalo, I hope it is quite clear. Anything guys till here so far? Let's come to the history. Polity से थोड़ा सा बाहर आ जाना. Okay, बट यहाँ तक मेरे ख्याल से सारी चीज़ें जो बेसिकली क्लियर आउट हो जानी चाहिए. यहाँ पे कोई डाउट जो बेसिकली नहीं होना चाहिए. ओके, तो ये जो ब्रिटिश हिस्टोरियन जो है दैट इज बेसिकली कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी एंड मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी जो है, आई होप इट इज क्वाइट क्लियर. तो इसके आगे जो है बेसिकली एक और स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी बचता है, दैट इज बेसिकली सबल्ट्रान स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी. ये सबल्ट्रान स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी जो है, रामचंद्र गुहा का नाम आपने कभी सुना होगा. ही इज बेसिकली वन ऑफ द अर्लीस्ट सबल्ट्रान हिस्टोरियोग्राफर या फिर सबल्ट्रान हिस्टोरियोग्राफर का फाउंडर. ना प्रॉब्लम क्या है हिस्ट्री में? हिस्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी हिस्ट्री जो है वो टॉप टू बॉटम है. टॉप टू बॉटम हिस्ट्री मतलब आप बेसिकली इतिहास में पढ़ोगे क्या कि अशोका ने भाई क्या किया, अकबर ने क्या किया, या फिर इवन औरंगजेब जो बेसिकली उसने क्या किया. बट इनके बारे में पढ़ोगे तो इनके सारे के सारे जो आपको सोर्सेस दिखाई देंगे, ये सोर्सेस इनके कोर्ट में जो बैठे हुए लोग हैं उन्हीं ने लिखे हुए हैं. जैसे अकबर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है तो हम लोग अकबरनामा ही पढ़ते हैं. वैसे फिर अगर हमको औरंगजेब के बारे में पढ़ना है तो औरंगजेब के बेसिकली जो कोर्ट हिस्टोरियन है उन्हीं का वर्जन हम पढ़ेंगे. अशोका के बारे में पढ़ना है तो अशोका के पिलर इंस्क्रिप्शन या फिर मौर्यन के जो बेसिकली आचार्य चाणक्य के सोर्सेज जो है जो कोर्ट में ही बैठे हुए थे, उन्हीं के थ्रू हम लोग बेसिकली कुछ ना कुछ तो कयास या फिर इंफॉर्मेशन निकालते हैं. तो रामचंद्र गुहा जिन्होंने अर्लीस्ट लेवल पे ये सोचना चालू किया एंड ये हिस्ट्री जो है वो डेवलप करनी चालू की कि हम लोगों को बेसिकली सबल्ट्रान बनना है. सबल्ट्रान का मतलब होता है मासेस. तो जो भी राजा मेजर लेता है, ये मेजर का कोई ना कोई तो इम्पैक्ट इंडिया के विलेज लेवल पे आपको दिखाई देगा. एंड हर एक विलेज में हम लोगों को लोकल फोक सॉन्ग मिलेंगे, बलार्ड्स मिलेंगे, एंड कोई ना कोई तो एक रिटन लिटरेचर मिलेगा जो वो गांव में हजारों साल से पड़ा हुआ है. कोई रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट हो सकता है या फिर कोई इंस्क्रिप्शन हो सकता है. तो इट वॉज रामचंद्र गुहा जिन्होंने इंडिया में अर्लीस्ट लेवल पे विलेज लेवल पे जाके ये फोक सॉन्ग्स, बलार्ड्स, लोकल मैन्यूस्क्रिप्ट है वो जमा करना चालू कर दिए एंड हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द मासेस जो है ये बताना चालू कर दिया. मतलब द एक्चुअल इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ ऑल दिस ग्रेट किंगडम एंड ऑल दिस किंग ऑन द मासेस. एंड इसी को आप क्या बोलोगे? तो सबल्ट्रान स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी जो है बोलोगे. अनफॉर्चुनेटली सबल्ट्रान स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी पिछले 20 साल में एमर्जिंग फील्ड है, तो इसकी वजह से यहाँ की हिस्टोरियोग्राफी अभी तक ज्यादा लेवल पे अवेलेबल नहीं है. बट इसके ऊपर आजकल जो बेसिकली बहुत ज्यादा फोकल जो बेसिकली दिया जाता है. एंड ये फोकल जो है बेसिकली क्यों दिया जाता है? बिकॉज हर एक विलेज में एक लोकल हीरो है. हर एक विलेज में बेसिकली उनकी कुछ मान्यताएं है या फिर कुछ बेसिकली कंसिडरेशन है जो आपको लोकल लेवल के हिस्ट्री में ही दिखाई देंगे. बट सिंस दिस इज एन एमर्जिंग फील्ड तो हम लोगों को यहाँ से ज्यादा इंफॉर्मेशन आज तक जो है बेसिकली नहीं मिली है. बट जस्ट आपको दिमाग में रखना है कि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के अलावा आजकल एक एमर्जिंग फील्ड अगर आपको कोई दिखाई देगी तो वो है बेसिकली क्या? देन सबल्ट्रान स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी. एंड ये जो सबल्ट्रान स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी जो है दैट सम्स अप आवर एंटायर हिस्टोरियोग्राफी वाला सेक्शन. तो अभी तक हम लोगों ने देखा बेसिकली कि कॉलोनियल वर्जन हमारे पास एक अवेलेबल है. ये बेसिकली कॉलोनियल वर्जन जो है वो कॉलोनियल रूल जो है जस्टिफाई करना चाहता है. एंड कॉलोनियल रूल जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया कि ग्रेट इंडिया जो है बेसिकली उनकी जो पॉलिटिकल कंडीशन है एंशिएंट इंडिया की, ये एंशिएंट इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन के ऊपर इन्होंने मैक्सिमम पॉसिबल फोकल जो है वो किया. इनके खिलाफ जो खड़े हुए हैं जो बेसिकली नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफर है या फिर बेसिकली इन्हीं को आप हिंदू हिस्टोरियोग्राफर भी बोलोगे, इन्होंने क्या कर दिया कि इनको काउंटर करने के चक्कर में इंडिया का अगेन एंशिएंट पास्ट जो है बेसिकली वो लिखना तो चालू किया. बट एंशिएंट पास्ट ग्रेड कैसा था? मतलब एंशिएंट पास्ट की हमारी सोसाइटी जो थी वो काफी ग्रेड थी. हमारी जो बेसिकली कल्चर जो था वो भी काफी ग्रेट था और हमारा पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो भी काफी ग्रेट था. ये बताने का काम किया. अब ये दोनों वर्जन जब खत्म हुआ तब हमारे पास आया बेसिकली मार्क्सिस्ट वर्जन. तो मार्क्सिस्ट वर्जन जो है उन्होंने क्या किया कि बेसिकली रैशनल वर्जन ऑफ द हिस्ट्री जो है बेसिकली लिखना चालू किया. तो इट इज बेसिकली द मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी जिन्होंने सबसे पहले एंशिएंट पास्ट ही नहीं तो एंशिएंट के साथ साथ मीडिएवल पास्ट जो है बेसिकली वो भी लिखना चालू कर दिया. और इन्होंने
मैक्सिमम फोकल जो है बेसिकली इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ इंडिया के ऊपर तो दिया ही, बट इकोनॉमिकल कंडीशन के साथ साथ फिर पॉलिटिकल कंडीशन, देयर आफ्टर सोशल कंडीशन एंड देयर आफ्टर इंडिया की कल्चरल कंडीशन, इसके ऊपर भी इलेबोरेट राइटिंग जो इन्होंने करके रखी। एंड देयर आफ्टर फिर हमारे पास जो है बेसिकली कौन सा है, तो एक कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियन भी हमारे पास है, जिन्होंने बेसिकली कॉलोनियल हिस्टोरियन को काउंटर करना चालू कर दिया, या फिर कॉलोनियल हिस्टोरियन जो है उनको बेसिकली, या फिर उन्होंने जो चीजें की उसको काउंटर वर्जन जो देना चालू किया, जिसकी वजह से हुआ क्या कि मॉडर्न इंडिया जो है हमारा, ये मॉडर्न इंडिया की एक इलेबोरेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द कॉलोनियल हिस्टोरियन हमारे पास आई। तो मॉडर्न इंडिया में हम लोगों को पॉलिटिकल एंगल ही सबसे ज्यादा पढ़ने पड़ते हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन हम लोगों को यहाँ से आनी जो है चालू हो गई। एंड देयर आफ्टर लास्ट में हमारे पास है बेसिकली सबल्ट्रान स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफर। ये सबल्ट्रान स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफर मतलब हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मासेस। एंड हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मासेस जब आप देखोगे तब बेसिकली आप क्या करोगे, तो इंडिया की जो सोशल कंडीशन जो है उसके ऊपर मैक्सिमम राइटिंग जो है बेसिकली करोगे। एंड दैट्स व्हाट सम्स अप आवर एंटायर हिस्टोरियोग्राफी। एंड दैट्स जब जब आपको हिस्ट्री पढ़नी होती है, हिस्ट्री में बेसिकली आपको ये सारे ही पर्सपेक्टिव जो है वो समझने पड़ेंगे। ये सारे पर्सपेक्टिव मतलब बेसिकली इंफॉर्मेशन जो है कोई रॉक सॉलिड नहीं है। जैसे कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफर आप पढ़ोगे बस आपको पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन ही दिखाई देगी, नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफर पढ़ोगे तो इसमें बेसिकली आपको सोसाइटी, कल्चर एंड पॉलिटिकल ऑफ एंशिएंट इंडिया ही दिखाई देगा। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में आपको बेसिकली सब कुछ दिखाई देता है। दैट्स इसी के ऊपर मैक्सिमम फोकस है। एंड दैट्स इन्हीं के सारे रेफरेंस बुक जो है हिस्ट्री में आपको सजेस्ट भी किए जाते हैं कि उपिंदर सिंह आप पढ़ो, देयर आफ्टर फिर सतीश चंद्रा जो है वो पढ़ो, एंड देयर आफ्टर जो है बेसिकली आप बिपान चंद्रा जो है बेसिकली वो पढ़ो। तो सारे के सारे कौन है, तो ऑब्वियसली मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफर है। एंड यही मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफर के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज उन्होंने सारी ही चीजें जो है बड़े इलेबोरेटली रैशनल तरीके से हमको दे के रखी है। ऑन दी अदर हैंड जब हम मॉडर्न हिस्ट्री में बेसिकली देखेंगे तो पॉलिटिकल कंडीशन यहाँ से दिखाई देती है, सबल्ट्रान कंडीशन जो हम लोग को सोशल कंडीशन की कोई ना कोई तो इन्फॉर्मेशन है वो देता है। एंड दैट्स द हिस्ट्री हम जब पढ़ेंगे तो हमको ये सारे के सारे पर्सपेक्टिव जो है वो देखने हैं, मतलब डिफरेंट स्कूल ऑफ द हिस्टोरियोग्राफी जो है वो हम लोगों को देखनी है। एंड दैट्स एक बैलेंस्ड वर्जन अगर आपको चाहिए हिस्ट्री का, तो जहां जहां पे डाटा अवेलेबल है वहां से हम लोग को डाटा उठाना पड़ता है एंड वो पढ़ना पड़ता है। तो ये चीज आपको हमेशा दिमाग में रखनी है कि ऐसे वाले सवाल जो आपने पहले भी मुझसे पूछे हुए एक दो लेक्चर्स में, एंड अगेन आप बेसिकली आगे पूछोगे कि सर इस पर्टिकुलर इस पे हिंदू हिस्टोरियंस का क्या कहना है। अगर वो लिखा हुआ है तो ही मैं आपको बताऊंगा, अगर नहीं लिखा है तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो अगर मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ तो ऑब्वियसली उसके ऊपर हिंदू हिस्टोरियोग्राफी उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है। एंड दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड क्यों। एंड ये क्यों के वजह से हम लोगों ने जो इनहेरेंट बायसेस जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग हिस्ट्री जो है वही समझी कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था और इनका ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑब्वियसली अगर राइटिंग इकोनॉमिकल हिस्ट्री इज नॉट योर ऑब्जेक्टिव देन आप क्यों रिसर्च करोगे, नहीं करोगे। एंड दैट्स व्हाई फिर ये जो नेशनलिस्ट वर्जन जो है उन्होंने इकोनॉमी के बारे में कभी लिखा ही नहीं, इनको ग्लोरिफिकेशन ऑफ द एंशिएंट पास करना था। वैसे ही राइटिंग अबाउट मीडियल इंडिया इज नॉट योर ऑब्जेक्टिव देन आप क्यों लिखोगे। तो दैट्स व्हाई इन्होंने सल्तनत एंड मुगल के बारे में लिखा ही नहीं, एंड लिखा नहीं है तो आपके पास बेसिकली इसके ऊपर कोई भी हिस्टोरियोग्राफी जो है वो अवेलेबल ही नहीं होने वाली है। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो डिफरेंट स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी जो हमने कल और आज पढ़े ये बेसिकली क्यों पढ़े, देन ऑब्वियसली इसके वजह से पढ़े बिकॉज हिस्ट्री जो है जब आपको पढ़ने तो आपको मल्टीपल पर्सपेक्टिव समझने पड़ेंगे जहां जहां पे अवेलेबल है, डिफरेंट हिस्टोरियोग्राफर समझने पड़ेंगे जहां जहां पे अवेलेबल है। एंड इसके बाद अल्टीमेटली फिर एक बैलेंस्ड एंड देयर आफ्टर ऑब्जेक्टिव व्यू जो है हम लोगों को एंशिएंट एज वेल एज मिडिवल का जो है बेसिकली लेना पड़ेगा। एंड दैट इज द टास्क इन आवर एंटायर हिस्ट्री। जो इसके बाद जब हम एक्चुअल लेक्चर जब देखेंगे तो यही हम लोगों को करना है कि जहां जहां पे जो जो हिस्टोरियोग्राफी अवेलेबल है, जो जो वर्जन अवेलेबल है, हमको बस वही पढ़ना है। अननेसेसरी वो चीज़ नहीं करनी कि हर एक चीज़ के ऊपर या फिर हर एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में मैं घुसूं एंड घुसने के बाद जो बेसिकली मैं वहाँ पे जो चीज़ें जो है वो ज़बरदस्ती की ढूंढने की कोशिश करूँ। तो आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर कि हिस्टोरियोग्राफी का मतलब क्या होता है, ये हिस्टोरियोग्राफी हम पढ़ते क्यों है, एंड देयर आफ्टर ये हिस्टोरियोग्राफी जो बेसिकली अवेलेबल होती है नहीं होती है, एंड देयर आफ्टर ये हिस्टोरियोग्राफी का अल्टीमेटली हमको करना क्या है, दैट इज एक बैलेंस व्यू जो है वो हम लोगों को बनाना है। तो अब यहाँ तक अगर कोई डाउट रहेगा देन यू विल लेट मी नो गाइज, अदरवाइज द लेक्चर इज ओवर। आज के लिए बेसिकली हिस्टोरियोग्राफी हम लोगों को देखनी थी
एंड आई होप इट इज क्वाइट क्लियर कि हिस्टोरियोग्राफी जो एग्जैक्टली होती क्या है। अब यहाँ तक अगर कोई डाउट रहेगा गाइस देन डू लेट मी नो। ओके, सो एनीथिंग क्लियर सो फार? या ओके, टेक अ ब्रेक ऑफ अ मिनट गाइस, अगर कुछ भी डाउट होगा तो बताओगे जल्दी से। यस, क्लियर एवरीथिंग, नो डाउट? सर अब ऐप पर ही क्लासेस चलेंगी, सारी क्लासेस हमारी ऐप पर ही चलती है ना, राइट? हमारी जो सारी क्लासेस जो है बेसिकली वो ऐप पर ही चलती है। आपका तो नया बैच है, आपका बैच हम लोगों ने लॉन्च ही ऐप के ऊपर किया था, राइट? वी आर शिफ्टिंग टू द ऐप बेस्ड सॉफ्टवेयर्स नाउ, तो ऐप पे ही चलेंगी। यस, ओके, या क्लियर, राइट? एवरीथिंग इज क्लियर। आज के लिए अगर और कोई डाउट रहेगा दोस्तों तो बताओगे, अदरवाइज विल स्टॉप द सेशन। टुमारो वी विल गो टू द PYQ एनालिसिस, थोड़ा सा कल PYQ की बातें करनी है हम लोगों को। ओके, सो दैट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुमारोज लेक्चर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो उसका ट्रेंड एनालिसिस कैसे किया जाता है, देयर आफ्टर पेपर जो है एग्जैक्टली आता कैसा है, दिखता कैसा है, उसमें क्या क्या करना रहता है, तो वो सारी चीज़ें जो बेसिकली उसके ऊपर कल बात करेंगे। ओके, एंड सिंस नो लॉन्गर द डाउट्स आर देयर, तो आज के लिए फिर विल स्टॉप ओवर हियर गाइस, आज के लिए, राइट? विल मीट अगेन देन टुमारो सेम टाइमिंग 11:10 के अराउंड जो बेसिकली विल बी स्टार्टिंग। ओके, तो चलो गाइस, थैंक यू सो मच अभी के लिए, देन विल स्टॉप द सेशन। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। ओके, व्हेन आर वी स्टार्टिंग आंसर राइटिंग? आंसर राइटिंग क्यों चालू करनी है? पहले नॉलेज जमा करोगे ना, फिर उसके बाद में आंसर राइटिंग चालू करोगे, सिंपल है, राइट? तो पहले नॉलेज के ऊपर फोकस करना है, देयर आफ्टर आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग वाला सवाल वापस वापस नहीं आना चाहिए, पहले नॉलेज गेन करने के ऊपर फोकस करो। अगर नॉलेज ही नहीं है तो आंसर राइटिंग का ए भी आपको नहीं आने वाला है, गॉट इट? तो कम से कम पहले 10 से 15 दिन जो है बेसिकली उसमें नॉलेज ही गेन करना है, देयर आफ्टर आई विल टेल यू कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। ओके, या चलो गाइस, ओके, सो विल स्टॉप आज के लिए। ओके, देयर आफ्टर विल टेक इट फॉरवर्ड टुमारो 11 AM अगेन। ओके, so thank you so much guys. Okay, we'll meet again tomorrow. Sure, thank you guys. Yeah.